जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मैं देख रहा हूँ चाइना के बारे में जो हम एक्सपोज कर रहे हैं उसके बारे में नए नए आंकड़े, नई नई चीज़ें आ रही हैं। और चाइना के बारे में जो हमने लगभग एक महीना पहला कहना शुरू किया था, एक महीने पहले 20, 21, 22 मार्च के बाद जो चीज़ें सामने आ रही थी वो धीरे धीरे और ज़्यादा खुल रही हैं। तरह तरह के नई नई चीज़ों के ऊपर उनके ऊपर स्टैंप लग रही है और लोग चाइना के बारे में जान रहे हैं, चाइना के बारे में मान रहे हैं। कल का हमने जो वीडियो बनाया था वो वीडियो बहुत पसंद किया गया। लगभग 1.5 लाख लोगों तक वो वीडियो पहुंचा और अभी मैं आज देख रहा था लगभग 60,000 लोगों ने वो वीडियो देखा। मैंने जो मार्च में वीडियो बनाया था उस वीडियो को यूट्यूब के ऊपर लगभग 3 लाख से अधिक लोगों ने उसको देखा। और इसके साथ साथ फेसबुक के ऊपर, यद्यपि फेसबुक के ऊपर मैंने कभी बहुत अधिक फोकस नहीं किया, मेरा फेसबुक का पेज कोई बड़ा पेज नहीं है, लेकिन फिर भी आप सबके सहयोग से आपने जो पसंद किया, जो देश के बारे में जानना चाहते थे, जो देश की चिंता करते हैं और जो चाइना को समझना चाहते थे, उन सब भाइयों ने इन चीज़ों को पसंद किया। और फेसबुक के ऊपर भी उस वीडियो की रीच 3 लाख से अधिक रही और उस वीडियो को 1 लाख से अधिक लोगों ने देखा। देखिए, महत्वपूर्ण ये नहीं है कि वीडियो को कितने लोगों ने देखा, महत्वपूर्ण ये है कि इस देश के बारे में जन जागरूकता कितनी, किस लेवल के ऊपर किन किन लोगों को है। तो हमें एक दूसरे को बताना है, एक दूसरे को सिखाना है। हम एक दूसरे से जानकारी करेंगे, एक दूसरे से सीखेंगे और एक दूसरे से जानकारी करते हुए, एक दूसरे से सीखते हुए हम इस देश को, इस भारत माता को आगे ले जाने का काम करेंगे। अभी आज की खबरों की मैं बात करूं तो आज पूरी दुनिया में 22,40,000 केस हो चुके हैं और लगभग 1.5 लाख लोग मर चुके हैं। और अमेरिका में अब तक की सबसे अधिक मौतें पिछले 24 घंटे में हुई हैं और वो मौतें इतनी ज़्यादा हैं कि चाइना में पूरे नवंबर से लेकर, दिसंबर से लेकर, जनवरी से लेकर, फरवरी से लेकर, मार्च से लेकर अप्रैल तक 5 महीनों में जितनी मौतें हुई उतनी मौतें अमेरिका में आज एक दिन में हो रही हैं, बल्कि उसका भी 1.25 गुना ज़्यादा मौतें हो रही हैं। WHO ने चाइना ने एक और साजिश की है। एक और साजिश करने में पहले जो उसने कहा कि हमारे यहाँ तो कोरोना वायरस से केवल 2400 लोग मारे गए हैं, कल उसने उस डाटा में चेंज किया और उसने कहा कि नहीं 2400 नहीं मारे गए, हमारे यहाँ कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो गई, कुछ क्लेरिकल गलती हो गई, हमारे यहाँ तो 1200 लोग और मारे गए हैं, 3600 लोग मारे गए हैं। अब पूरी दुनिया ने कहा कि जिनके यहाँ महामारी फैली होती है उनके यहाँ ऐसी टाइपिंग मिस्टेक या ऐसी क्लेरिकल मिस्टेक नहीं होती। तो चाइना ने अपने आंकड़ों को बढ़ाया है। पहले जहाँ चाइना ने अपने ऑफिस की, अपने दफ्तर की बत्तियां ऑन कर दी, अपने हर शहर के मेयर को यह आदेश दिया कि हर हालात में वुहान खुलना चाहिए, चाइना का हर एक सिटी खुलना चाहिए, हर कारखाना खुलना चाहिए, हर दफ्तर खुलना चाहिए, हर रेस्टोरेंट खुलना चाहिए। ये उन्होंने दिखाया पूरी दुनिया को कि चाइना तो पूरी तरह से नॉर्मल हो गया। अब उन्होंने दोबारा से खबरें प्लांट करना शुरू कर दिया। क्या खबरें प्लांट करना शुरू कर दिया कि चीन के अंदर तो अभी वायरस की सेकंड वेव आ गई है, चीन के अंदर तो वायरस यहाँ भी आने लगा है, यहाँ भी जाने लगा है। मतलब चाइना जो पूरी दुनिया में एक्सपोज हो रहा है, तो एक्सपोज होने के बाद उसने ये कहानी रची है कि इस वायरस का प्रकोप एक बार कम हो जाता है लेकिन ये वायरस दोबारा से लौट कर आता है। अब चीन की इस कहानी के ऊपर पूरी दुनिया में कोई यकीन करने वाला नहीं है। और देखिए, जो चीन है इसकी रेपुटेशन, इसकी इमेज पूरी दुनिया में वैसे ही बहुत खराब है। 18वीं शताब्दी की बात करूं तो 18वीं शताब्दी के मिड में ब्रिटेन ने चीन के ऊपर आक्रमण किया था। ब्रिटेन चीन को टनों में अफीम खिलाता था। चीन की 60 से लेकर 80% आबादी पूरे दिन और रात अफीम चाट कर पड़ी रहती थी। वहाँ के सम्राट ने जब ब्रिटेन की, इंग्लैंड की अफीम के इंपोर्ट के ऊपर बैन लगाया तो ब्रिटेन ने चीन के ऊपर आक्रमण किया। चीन के ऊपर आक्रमण करके उस युद्ध को आज भी इतिहास में अफीम युद्ध के नाम से कहा जाता है। तो यह अफीमचियों का देश 1949 से पहले पूरी तरह से अफ्रीका से भी गरीब देश, और मैं 1949 की बात नहीं करता, मैं 1978 की बात करता हूं। 1978 तक भी चाइना की आमदनी बहुत कम रही है। इवन अफ्रीका के जो देश हैं उनसे भी कम रही है भारत के मुकाबले। भारत में जब वहाँ 1978 में जब एक व्यक्ति $225 कमाता था तो चाइना के एक व्यक्ति की आमदनी केवल $160 थी। मतलब भारत में यदि कोई मजदूर ₹100 कमाता है, आम आदमी की इनकम ₹100 है, तो चाइना का व्यक्ति केवल ₹60 कमा रहा है। आज स्थिति क्या है? आज भारत में यदि एक व्यक्ति एक साल में 2 लाख रुपए कमाता है तो चाइना का व्यक्ति एक साल में 10 लाख रुपए कमाता है, 5 गुना ज़्यादा कमाता है। अफीमचियों का देश, ऐसे अकाल का देश जहाँ पर सामने कुछ भी मिले तो वो खा लें।
ये जो चाइना के अंदर आदत आई ना कि सांप को भी खा जाओ, बिच्छू को भी खा जाओ, केकड़े को भी खा जाओ, घेंगे को भी खा जाओ, मगरमच्छ को भी खा जाओ, बकरी को भी खा जाओ, सूअर को भी खा जाओ, चूहे को भी खा जाओ, मछलियों की जितनी वैरायटी है उसको भी खा जाओ, सांप को भी खा जाओ, केकड़े को भी खा जाओ। ये जो झिंगुर बरसात में आते हैं ना, जो लाइट के ऊपर आते हैं, उन झिंगुरों को पकड़ कर खा जाओ। पका कर नहीं खाने का मन हो तो कच्चा खा जाओ। मतलब खाने पीने के मामले में सर्वभक्षी अगर कहा जाए तो चाइना के बारे में, चीन की में तो एक कहावत कही जाती है, ये कहा जाता है कि चाइनीज़ लोग जब खाने की टेबल के ऊपर बैठते हैं तो खाने की टेबल के ऊपर टेबल और कुर्सी को छोड़कर चार पैरों से जो चीज़ चलती है उन सबको खा जाते हैं, उन सबको खा डालते हैं। तो चाइना के इस बयान के ऊपर कोई यकीन नहीं करने वाला, कोई यकीन नहीं कर रहा। तो अब चाइना ने क्या कहानी की है? चाइना ने कहानी की है, WHO को फिर से उतारा है। WHO फिर कह रहा है कि नहीं देखो, चाइना ने जो कहा है वो बिल्कुल ठीक कहा है। गलती हो जाती है कई बार गिनती करने में गलती हो जाती है, तो दूसरे देशों से भी ये गलतियां हो सकती हैं, वो भी अपने यहाँ मौत की गिनती करेंगे तो पता लगेगा। अब आप भारत में देख रहे हैं ना, हर मिनट डाटा अपडेट हो रहा है। कोई व्यक्ति बाहर से आया, मान लीजिए किसी एक व्यक्ति को, XYZ व्यक्ति जो जमात में गया, मैं आपको बताऊं भारत के अंदर अभी भारत की IB ने, इंटेलिजेंस ब्यूरो ने, और भारत की जो सारी एजेंसियों की सामूहिक उन्होंने एक समन्वय समिति बनाई हुई है, एक सबकी सामूहिक एजेंसी बनाई हुई है मोदी जी ने। देखिए, अब से पहले संसद पर हमला हुआ, कारगिल में हमला हुआ, तो अपने यहाँ कोई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं रहा। अपने यहाँ IB के रा के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं है, IB और रा का BSF के साथ, आर्मी के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं है, सेंट्रल एजेंसी का स्टेट की पुलिस के साथ नहीं है, स्टेट की पुलिस का स्टेट की CID का सेंट्रल की एजेंसी के साथ नहीं है। तो कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा था। मोदी सरकार ने आते ही एक बड़ा काम क्या किया कि अभी पिछले दिनों, इसी पिछले साल की बात है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की नियुक्ति की, और इसके साथ साथ सारी केंद्रीय एजेंसियों के, राज्य सरकारों के साथ गहरा समन्वय स्थापित कर दिया। आपको मैं एक बहुत आश्चर्य की बात बताता हूं। BBC में एक आर्टिकल छपा 15 दिन पहले। उस BBC के आर्टिकल में आंध्र प्रदेश का एक व्यक्ति, तेलंगाना का एक व्यक्ति, मुस्लिम व्यक्ति ये कहता है, और अहमदाबाद के एक व्यक्ति की केस स्टडी बताते हैं। वो कहते हैं कि मेरे पास यहाँ के पुलिस थाने से फ़ोन आया कि आप दिल्ली के निजामुद्दीन एरिया में गए थे, आपकी तबीयत कैसी है, आप कैसे हैं, आपको कोई सर्दी खांसी जुकाम बुखार तो नहीं हुआ, आपकी हम जांच करना चाहते हैं। और वो कहता है कि मेरे पास 3 बार फ़ोन आ चुका। अब वो आगे कहता है कि मैंने निजामुद्दीन में जाने की, दिल्ली में जाने की सूचना किसी को नहीं दिया, मेरी इस बात की जानकारी किसी को नहीं है, मैंने किसी को चिट्ठी नहीं लिखी, सरकार को नहीं बताया, मैंने सोशल मीडिया में नहीं बताया, और तो और मैंने अपने घर वालों को भी नहीं बताया। तो यहाँ के लोकल थाने को, अहमदाबाद के लोकल थाने को, लोकल जिले की पुलिस को कैसे पता लगा कि मैं निजामुद्दीन और दिल्ली गया था, उन डेट्स में गया था? इस लेवल के ऊपर हमारी IB और सीक्रेट सर्विस की एजेंसियों ने काम किया है, पुलिस ने काम किया है। उसके लिए एक सैल्यूट बनता है। जो सड़क के ऊपर पुलिस वाले ड्यूटी दे रहे हैं, जो नर्स दे रहे हैं, जो डॉक्टर दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, हम उनका पूरा सम्मान करते हैं। वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो योद्धा की तरह काम करें। लेकिन बैक एंड में जो मोदी जी ने काम करवाया है, जमात कि रैकेट का पर्दाफाश करना, जब देखा कि आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, हैदराबाद में एक ट्रेन में कुछ लोग पहुंचे हैं जिसमें से कुछ लोग कोरोना पॉजिटिव हैं, वो सूचना सेंट्रल एजेंसी को मिलती है। उसके आधार पर जमात के एक एक व्यक्ति का नाम, पता, रिकॉर्ड पर तैयार किया जाता है। वहाँ पर जब जमात जहाँ पर इकट्ठी थी, मौलाना साद ने जब उनका रिकॉर्ड नहीं दिया, वहाँ पर तो कोई रिकॉर्ड था नहीं, तो वहाँ के मोबाइल के जितने टावर हैं उनके सारे सर्विलेंस के रिकॉर्ड निकाले गए, एक एक मोबाइल नंबर निकाला गया, उस मोबाइल नंबर का एक एक एड्रेस निकाला गया, उसकी जिलावार सूचियां तैयार की गई, उसकी राज्यवार सूचियां तैयार की गई, और हर जिले में जिले की पुलिस के पास, राज्य की पुलिस के पास सेंट्रल एजेंसी का पत्र जाता है कि आपके यहाँ के ये व्यक्ति तबलीगी जमात के आसपास के इलाके में, निजामुद्दीन के इलाके में पाए गए हैं, इनके ऊपर नज़र रखिएगा, इनमें से कोई भी व्यक्ति कोरोना का पॉजिटिव हो सकता है। इस लेवल का काम करना, मेरी असहमति हो सकती है, सरकार के साथ हो सकती है, किसी पार्टी के साथ हो सकती है, हम सर्वदलीय और निर्दलीय हैं, लेकिन राष्ट्र हित की बात आती है तो किसी के एक व्यक्ति के साथ खड़े होते हैं। हमने मुद्दों के आधार पर माननीय मोदी जी को पूरा समर्थन दिया, पूज्य स्वामी जी महाराज ने पूरा आशीर्वाद दिया। मैं कोई BJP का सदस्य नहीं हूँ, मैं किसी का अंध भक्त नहीं हूँ, लेकिन मैं आज कहता हूँ कि यदि आज मोदी जी नहीं होते तो भारत के अंदर त्राही त्राही होती। जिस स्तर पर काम किया है, IPS
ऑफिसर्स ने, आईबी ने मिलकर जिस लेवल के ऊपर काम किया है, उस लेवल के ऊपर काम हम सोचते थे कि इजराइल की मोसाद करती है, ब्रिटेन की MI5 करती है, या यूएसए की CIA करती है। जो वो काम करती है वो काम अपने देश की आईबी ने करके दिखाया है। और जब देश का सेनापति अच्छा हो, जब देश का नेतृत्व अच्छा हो, तो कुछ भी हो सकता है। इस देश के अंदर, इस देश की रगों में महाराणा प्रताप और शिवाजी का खून है, भगवान राम और भगवान महावीर, भगवान हनुमान, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण यहीं पर पैदा हुए हैं। तो ये बड़ा काम अपने देश की एजेंसियों ने करके दिखाया है। अगर ये काम नहीं होता तो अभी जो संख्या 14,000 की है वो संख्या 14 लाख की होती, और यदि कोई पप्पू जैसा व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री होता तो ये संख्या 14 करोड़ की भी हो सकती थी। इसमें मुझे कोई संशय नहीं है। एक देश का नेतृत्व कैसा होना चाहिए, नेतृत्व के अंदर क्या क्या गुण होना चाहिए, कैसे नेतृत्व संघर्ष में निखरता है, कैसे नेतृत्व काम करके दिखाता है, उसको यदि हमें देखना हो तो हम मोदी जी को देखें। इस निरुत्साह की घड़ी में देखिए, भारत जैसा देश जहां पर आबादी इटली, स्पेन, फ्रांस, यूएसए, यूके के मुकाबले हम दिल्ली की आबादी करें तो यूके, यूएसए में यदि 1 स्क्वायर किलोमीटर में एक व्यक्ति रहता है तो दिल्ली के अंदर 10,000 व्यक्ति रहते हैं। मतलब संक्रमण के फैलने का खतरा दिल्ली में, मुंबई में, हैदराबाद में, जो बड़े शहर है वहां पर रेशो कितनी है, वहां पर जिस एरिया में एक व्यक्ति की पर स्क्वायर किलोमीटर में यदि एक व्यक्ति रहता है तो यहां पर 10,000 तक रहते हैं। कहीं 400 रहते हैं, कहीं 500 रहते हैं, कहीं 5,000 रहते हैं। तो जो मास डेंसिटी की पॉपुलेशन है वो 10,000 तक है। इस भारत जैसे देश में यदि महामारी फैले तो वे लोग हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाते हैं। हिम्मत नहीं होती कि यहाँ पर मैनेजमेंट कैसे की जाएगी। और मैं मोदी जी को सैल्यूट करता हूँ कि उन्होंने इस दुख की घड़ी में मैनेजमेंट किया है, इसको संभाला है। हमें घर से बाहर निकलते हैं तो सब्जी भी मिल रही है, सारी चीज़ें भी हो रही है। इन परिस्थितियों में मुझे पूरे देश में कोई दूसरा नेता दिखाई नहीं देता जो इन परिस्थितियों को संभाल सके। और दूसरे एंड के ऊपर देखिए, यूएसए में जब 9/11 हुआ, जब 9/11 का आतंकवादी हमला हुआ तो उस समय डिप्रेशन के पेशेंट 20% बढ़ गए थे। लोगों ने डिप्रेशन की दवाइयां खानी शुरू कर दी थी। पूरा यूएसए, और पूरा यूएसए नहीं, जितने डेवलप कंट्री हैं वो आतंकवाद के कारण डिप्रेशन में चले गए थे कि कल क्या होगा। इस डिप्रेशन में जाने से मोदी जी ने रोका है। और दूसरी महत्वपूर्ण भूमिका पूज्य स्वामी जी महाराज निभा रहे हैं। घर में बैठकर रोज सुबह शाम योग प्राणायाम करवा रहे हैं और बता रहे हैं कि घर में करते रहोगे तो बाहर का हेल्थ सिस्टम फेल हो सकता है। लेकिन भारत की पुरानी परंपरा है आयुर्वेद की। आयुर्वेद के नुस्खे घर में प्रयोग करें, हल्दी का प्रयोग करें, अदरक का प्रयोग करें, काली मिर्च का प्रयोग करें, तुलसी का प्रयोग करें, गिलोय का प्रयोग करें। ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट कर देगी। आपके अंदर यूएसए, इटली का, यूके का हेल्थ सिस्टम तो फेल हो सकता है, हमारे ऋषियों ने, महर्षि चरक सुश्रुत ने जो हेल्थ सिस्टम बनाया है वो कभी फेल नहीं हो सकता। पूज्य स्वामी जी महाराज लगे हुए हैं कि अपने इम्यून सिस्टम को, अपने अंदर के नैनो साइंस को, नैनो टेक्नोलॉजी को योग से कैसे दूर कर सकते हैं। घर पर यदि शक हो गया तो घर पर कैसे जांच करें कि आपके फेफड़े ठीक हैं, ये बताने का काम कर रहे हैं। देखिए, टेस्टिंग किट का अकाल है। ऐसे समय में लोगों को मोटिवेशनल सपोर्ट देना, लोगों को साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी काम है जो आज देश का नेतृत्व कर रहा है। तो मोदी जी ने बहुत बड़ा काम किया। जनता कर्फ्यू, पूरी दुनिया में पहला आइडिया। उसके बाद लोगों का स्वास्थ्य उत्साहवर्धन करने के लिए ताली बजाना, रात को बत्ती बुझाना, बत्ती जलाना, मोबाइल जलाना, ये सारे काम नेतृत्व करता है। ये ऐसा नहीं कि इससे कोई चमत्कार हो जाएगा, बत्ती जलाने से कोई वाइब्रेशन पैदा होगी, ताली बजाने से कोई ढोंग आडंबर पाखंड होगा। देखिए, ये कुछ नहीं होने वाला। लेकिन लोगों का जो साइकोलॉजिकल मोरल अप होगा, साइकोलॉजिकल बूस्टअप होगा, उसका बहुत बड़ा महत्व है। देखिए, जब कोई युद्ध होता है, जब कोई संघर्ष होता है, जब कोई परिस्थितियां बिगड़ती हैं तो उस समय साइकोलॉजिकल मोटिवेशन का बहुत बड़ा महत्व रहता है कि हम सोचते क्या हैं, हमारी सेना का मनोबल कैसा है, हमारे तंत्र का, हमारे प्रशासन का, हमारी जनता का मनोबल कैसा है। छत्रपति शिवाजी महाराज की जीवनी मैंने पढ़ी है। वो साइकोलॉजिकल PhD होल्डर थे। अपने सेना का मनोबल, अपने दरबारियों का मनोबल कैसे ऊंचा रखना है। अपनी सेना 5,000 की है, सामने शाइस्ता खान खड़ा है 3 लाख की सेना लेकर, अफजल खान खड़ा है 1.5 लाख की सेना लेकर, सिद्दी जौहर खड़ा है, सिद्दी मसूद खड़ा है, दिलेर खान खड़ा है। एक से एक
लड़ाके दुश्मन जिनके पास 12-12 करोड़ का खजाना है, जिनके पास ऐसी सेना है कि वो 12 साल तक मराठवाड़ा में लड़ाई करें तो भी उनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़े। औरंगजेब की दिल्ली की मुगल सल्तनत जिनके साथ है, उस समय जो साहस, जो धैर्य, जो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट का प्रयोग छत्रपति शिवाजी महाराज करते हैं, वैसा ही आज देश का नेतृत्व कर रहा है। तो ये चाइना की बात के ऊपर कोई यकीन करने वाला नहीं है। तो चाइना ने फिर WHO से मोहर लगवाई। अब WHO कहता है कि हाँ मर गए होंगे, कई बार गिनती करने में भूल हो जाती है। तो अपने देश में आप देख रहे हैं ना, एक एक जमाती की, एक एक व्यक्ति की, क्वारंटाइन किए हुए व्यक्ति की भी लिस्ट है कि कनिका कपूर यदि 50 व्यक्तियों से मिली तो 50 व्यक्तियों को क्वारंटाइन किया गया। ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी भी देश में इन्फेक्शन का रिकॉर्ड ना हो, किसी भी देश में पॉजिटिव का रिकॉर्ड ना हो, और पॉजिटिव का रिकॉर्ड नहीं हो, पॉजिटिव का रिकॉर्ड टेस्टिंग किट से पता लगता है, और मरने वाले का रिकॉर्ड ना हो, ऐसा तो किसी भी देश में हो ही नहीं सकता। तो चाइना सफ़ेद झूठ बोल रहा है। चाइना ने एक और स्कैंडल किया था। देखिए, चाइना के लिए मैंने कहा ना कि 10-20 लाख लोगों को मारना, 10-20 हज़ार लोगों को मारना, 1-2-5 करोड़ लोगों को निपटाना, ये बहुत बहुत सामान्य बात है। वहाँ पर नैतिकता नाम की, उदारता नाम की, प्रेम नाम की, सत्य नाम की, अहिंसा नाम की, मानवता नाम की कोई चीज़ नहीं है। वो धर्म को मानते नहीं है। वो एक बात कहते हैं कि धर्म तो अफीम की तरह होता है, धर्म तो नुकसान करता है, इसलिए वो धर्म को नहीं मानते। नास्तिक है, सब कुछ खा जाते हैं, और उनके लिए जो उनके आज काम आए उसी का महत्व है, उनके वर्ड का कोई महत्व नहीं है। उनके लिए मानवता नाम की कोई चीज़ नहीं है, वसुदेव कुटुंबकम नाम की कोई चीज़ नहीं है, उनके यहाँ मर्यादा नाम की कोई चीज़ नहीं है, सदाचार नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो चाइना ने 2008 में एक स्कैंडल किया था, बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ था। कितना बड़ा हुआ था कि आप जान लीजिए कि 3 लाख बच्चों को, जो छोटे बच्चे पाउडर का दूध पीते हैं, चाइना की कंपनियां जो मिल्क पाउडर बनाती थी, मिल्क पाउडर में उन्होंने जहर मिलाया, और उस जहर को पीने से चीन के 3 लाख बच्चों को, 3 लाख की तो रिपोर्ट आई 2008 में, वो रिपोर्ट ये कहते हैं कि चीन के 3 लाख बच्चों के गुर्दे में, किडनी में पथरी हो गई है। छोटे बच्चों की किडनी में पथरी की तो हम बात करें कि पूरे देश में 100 करोड़ की आबादी है, तो 100 करोड़ में पथरी के मरीज कितने हो गए? मुश्किल से 5 करोड़ 4 करोड़, और 5 करोड़ 4 करोड़ में से भी 95% मरीज वो होते हैं कि जिनके गुर्दे में पथरी होती है तो उनको पता ही नहीं होता। इतनी छोटी पथरी होती है कि अल्ट्रासाउंड में नहीं आती, अल्ट्रासाउंड में आती है तो वो कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। तो चीन में 3 लाख लोगों की तो लिस्ट उन्होंने जारी की 2008 में। कितने बच्चे मरे होंगे, कितने बच्चों की किडनी फेल हुई होगी, कितने बच्चों की किडनी में पथरी रही होगी, आप अंदाजा लगा लीजिए। तो उस समय 2008 में बहुत बड़ा, जिसको उस समय की WHO ने, उस समय का WHO आज का WHO नहीं था, जो शी जिनपिंग का छोटा भाई है मिस्टर टेड्रोस, जो आतंकवादी संगठन का 3rd नंबर का पदाधिकारी रहा है। मैंने कल बताया था, आज फिर दोहराता हूँ कि इथोपिया का एक नेता है, जैसे अपने यहाँ नेता हैं, अपने यहाँ भी हर प्रकार के नेता हैं, पप्पू भी हैं, उल्लू भी हैं, मुफ्त में बांटने वाले नेता भी हैं। तो वो इथोपिया का एक नेता रहा है, और उसकी जो पार्टी रही है वो 1990 के दशक में एक आतंकवादी संगठन था, जिसका नाम वर्ल्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में था, और जो उसका संगठन था, उस संगठन का, आतंकवादी संगठन का 3रे नंबर का पदाधिकारी ये मिस्टर टेड्रोस था, जो आज WHO का डायरेक्टर जनरल बना हुआ है। और ये डायरेक्टर जनरल कितना बदमाश, आप मान लीजिए, मैं इसकी अभी सिलसिलेवार आपको कहानी बताऊंगा। आज जब मैंने रिवर्स सोचा, जो मैंने कल आपको बताया कि डेट वाइज WHO ने बयान क्या क्या जारी किए, WHO के मिस्टर टेड्रोस ने किया क्या, तो चाइना के आज भी वो ठीक कह रहा है कि चीन से कोई गलती नहीं हुई, ये तो कैलकुलेशन करने में, टाइपिंग में गलती हो जाती है। 2400 नहीं मरे तो 3600 मरे होंगे। तो चीन तो बहुत अच्छा देश है, बहुत पारदर्शी देश है, इसने कोई गड़बड़ नहीं की, तो ऐसा उसको क्लीन चिट दे रहा है। तो ये क्लीन चिट WHO ने ये चाइनीज वायरस आने से के बाद, वुहान वायरस आने के बाद कितनी बार दी है, इसकी मैं बातचीत करूंगा। और आज पूरी दुनिया में अपना देश देखिए, चीन हमें 5 लाख करोड़ का सामान बेचता है, हम चीन को बदले में 1 लाख करोड़ का सामान बेचते हैं, तो हर साल हमें जो घाटा होता है वो कितना होता है? 4 लाख करोड़ रुपए। और ये 4 लाख करोड़ रुपए कितने हैं, आप अंदाजा लगा लीजिए। अपने भारत सरकार का बजट लगभग 23-24 लाख करोड़ रुपए होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो उस बजट का 20% हम GDP का जितना हिस्सा सेना के ऊपर खर्च करते हैं, अपनी सेना को जितना बजट देते हैं, उससे भी ज़्यादा हम पैसा चीन को दे देते हैं, ताकि चीन उस पैसे से मिसाइल बनाए और मिसाइल बनाकर पाकिस्तान को दे दे।
बांग्लादेश को दे दे, हमारे दुश्मन देशों को दे दे, उस पैसे से बंदूक की गोली बनाएं, वो गोली आतंकवादियों को दे दे जो हमारा कंधार कांड करें, जो हमारे यहाँ मुंबई के ऊपर अटैक करें, जो हमारे यहाँ संसद के अंदर अटैक करें, जो हमारे यहाँ स्लीपर सेल को फंडिंग करने का काम करें, जो हमारे यहाँ भगवा आतंकवाद का, हिंदू आतंकवाद का झूठा षड्यंत्र रचें। वो पैसा हमारे यहाँ एनजीओ को मिलता है जो हमारे यहाँ देश को तोड़ने का काम करते हैं, हमारे यहाँ हमारे भगवान राम को गाली देने का काम करते हैं, रावण को महान बताने का काम करते हैं, हमारी माँ दुर्गा को गाली देने का काम करते हैं, महिषासुर को महान बताने का काम करते हैं। यहाँ पर झूठे एजेंडे चलाए जाते हैं। कन्हैया कुमार को और हार्दिक पटेल जैसे लोगों को खड़ा किया जाता है ताकि वो समाज के अंदर विद्वेष पैदा करके भारत को खंड खंड करके टुकड़ों में बांट सकें। तो ये षड्यंत्र जो 4 लाख करोड़ रुपए हम चाइना को देते हैं उससे किया जाता है। तो मिस्टर टेड्रोस आतंकवादी संगठन का तीसरे नंबर का पदाधिकारी रहा है, भयंकर बदमाश। एक तरीके से मैं भारतीय भाषा में कहूँ तो पूरी तरह से जिसके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सके। जैसे अपने गली में ऐसे लोग होते हैं हर गाँव में जो पूरी तरह से लुच्चे लफंगे होते हैं, उस तरीके का व्यवहार आज WHO का डायरेक्टर जनरल कर रहा है। चाइना के शी जिनपिंग से वो 28-29 जनवरी को मिलने गया, गले मिलते हुए उसने फ़ोटो खिलवाई। उसने वायरस को कंट्रोल कैसे करते हैं इसके ऊपर बात नहीं की। उसने जो बात की होगी वो ये बात की होगी कि वायरस को दुनिया के 200 देशों में पहुंचाया कैसे जाए। और जैसे शी जिनपिंग ने कहा, उस शी जिनपिंग ने जैसे उसको नचाना चाहा वैसे वो नाचा। जो उसने पट्टी पढ़ाई उस पट्टी के ऊपर उसने काम किया, उसी के ऊपर एक्ट किया। और आज पूरी दुनिया में स्थिति ये है कि चीन की फैक्ट्रियां तो चल रही हैं, पूरी दुनिया की फैक्ट्रियां बंद हैं। चीन के लोग बाहर घूम रहे हैं, कोई लॉकडाउन नहीं है। पूरी दुनिया में लॉकडाउन लगा हुआ है, पूरी दुनिया डरी हुई है, पूरी दुनिया घरों के अंदर कैद है। चीन पूरी दुनिया को सामान बेच रहा है, जिस सामान की कीमत 100 रुपये थी उस सामान को 500 रुपये में बेच रहा है। पूरी दुनिया के मास्क, पूरी दुनिया के वेंटिलेटर, पूरी दुनिया की PPE किट, पूरी दुनिया के ग्लव्स, पूरी दुनिया के इस कोरोना वायरस में, इस चाइनीज वायरस में काम आने वाली दवाइयों का स्टॉक चाइना ने किया हुआ है। मैंने कल भी बताया था, मैं फिर दोहराता हूं कि जनवरी महीने में चीन ने अपने पूरी दुनिया के लोगों को कहा, और पूरी दुनिया के लोगों से, पूरी दुनिया से 200 करोड़, चाइना की आबादी 140 करोड़ है। और ये जो N95 मास्क है ये केवल डॉक्टर को, नर्स को लगाने की आवश्यकता है, या जो बाहर खुले में काम करता है उसको लगाने की आवश्यकता है, पुलिस वाले को लगाने की आवश्यकता है। तो पूरी दुनिया से 200 करोड़ मास्क मंगवाकर अपने यहाँ गोदाम में छुपा कर रख लिए। जैसे कालाबाजारी करते हैं ना, प्याज के रेट बढ़ेंगे तो प्याज को स्टॉक करके रख लिया, दवाइयों को स्टॉक करके रख लिया और झूठे उसके दाम बढ़ाए, कालाबाजारी की। तो वैसा काम करने का काम चीन ने किया। वेंटिलेटर मंगवाए, मास्क मंगवाए, ग्लव्स मंगवाए, PPE किट मंगवाई। और कितनी मंगवाई आप अंदाजा लगा लीजिए, 200 करोड़, 2 अरब। चाइना की आबादी का 1.25 गुना मास्क पूरी दुनिया के बाजारों से जिस भाव में मिले उस भाव में इकट्ठे करवा लिए। उस समय मान लीजिए एक मास्क की कीमत 100 रुपये थी, कहीं स्पेन में उसको 100 रुपये में नहीं मिला तो 125 में खरीद लिया, 110 में खरीद लिया। अब स्पेन को, इटली को, USA को, UK को, भारत को नहीं पता कि आने वाले समय में मास्क की कीमत 500 रुपये होने वाली है। और जब पूरी दुनिया का सामान खरीद लिया तो केवल अपने यहाँ सामान हो गया, उसके बाद जब वायरस को पूरी दुनिया में पहुंचा दिया। और देखिए वायरस कितना समझदार है, उस वायरस को पता है वुहान जैसे चीन में, जैसे अपने भारत में लगभग हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र जैसे राज्य हैं ना, तो ऐसे ही चीन के अंदर भी 34 प्रांत हैं वुहान जैसे। हुबोई, वुहान, बीजिंग, शंघाई, ये सारे उनके अलग अलग स्टेट हैं, बड़े शहर हैं। वो वायरस इतना समझदार है, वो 15,000 किलोमीटर दूर न्यूयॉर्क पहुंच जाता है, 8,000 किलोमीटर दूर इटली पहुंच जाता है, 5,500 किलोमीटर दूर UK पहुंच जाता है, यूरोप में पहुंच जाता है, यूरेशिया के देशों में पहुंच जाता है, ईरान में पहुंच जाता है, सऊदी अरब में पहुंच जाता है, अमेरिका में पहुंच जाता है, अफ्रीका में पहुंच जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पहुंच जाता है। मतलब दुनिया के 200 देशों में जा रहा है। लेकिन उस वायरस को पता नहीं कौन सी पट्टी शी जिनपिंग ने और चीन ने पढ़ाई है कि तुझे पूरी दुनिया में तो जाना है लेकिन शंघाई में नहीं जाना, तुम्हें बीजिंग में नहीं जाना। कितना समझदार वायरस बनाया है। तो चाइना ने 2008 में जो स्कैंडल किया उसमें 3 लाख बच्चों की किडनी फेल हो गई थी, किडनी के अंदर पथरी आ गई थी। 56,000 का तो डाटा उन्होंने दिया कि 56,000 लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। और ये डाटा तो वो है जो चीन ने दिया। और 2008 में जब ये स्कैंडल आया था तो दुनिया में USA ने, UK ने, कनाडा ने, बहुत से ऐसे जो देश हैं
जिनको डेवलप कंट्री माना जाता है, और दूसरे देशों की बात छोड़ दीजिए, भारत ने चीन से आने वाले सारे डेयरी प्रोडक्ट के ऊपर रोक लगा दी थी। और 2008 में लगी हुई वो रोक चीन के डेयरी प्रोडक्ट के ऊपर आज भी जारी है। दुनिया के ऐसे 20 देश हैं जिन्होंने चीन के ऊपर डेयरी प्रोडक्ट के ऊपर रोक लगाई हुई है। चीन से कोई मिल्क पाउडर नहीं आ सकता, चीन से कोई चॉकलेट नहीं आ सकती, चीन से कोई टॉफ़ी नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि चीन ने पूरी दुनिया का सबसे बड़ा फूड स्कैंडल करने का काम किया था। WHO ने 2008 में कहा था कि ये चीन ने जो किया है, जो मिल्क स्कैंडल किया है, जो बच्चों की हत्या करने का स्कैंडल किया है अपने लालच के कारण, ये पूरी दुनिया में आज से पहले कभी नहीं हुआ और आगे होने की कोई संभावना नहीं है। तो ये पूरी दुनिया में सबसे बड़ा खाद्य घोटाला है, फूड स्कैंडल है। ये काम करने का काम चीन करता है। चीन ने क्या किया था? मिल्क पाउडर में, देखिए मिल्क दूध में प्रोटीन होता है, और प्रोटीन की जो जांच करते हैं, वो प्रोटीन की जांच करने के लिए मिल्क के अंदर से नाइट्रोजन कंटेंट की जांच की जाती है। अब ये जो मेलामाइन है, इसको जब दूध में मिला देते हैं तो ये दूध के अंदर नाइट्रोजन, दूध की जब रीडिंग लेते हैं तो नाइट्रोजन कंटेंट बढ़ता हुआ आता है। उससे ये लगता है कि प्रोटीन बढ़ा हुआ है, और एक तरीके से ये सीधा सीधा जहर है जो हमारे शरीर के अंदर चला जाए तो शरीर के अंदर हमारे शरीर का जो उत्सर्जन तंत्र है, जो हमारे शरीर के अंदर पसीने से, सांस से, मल से, मूत्र से जो टॉक्सिन्स निकलते हैं, ये टॉक्सिन्स ऐसा टॉक्सिन्स है जो हमारे शरीर के अंदर से किडनी जिसको फिल्टर नहीं कर सकती, हमारी इंटेस्टाइन, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जिसको प्यूरिफाई करके शरीर से बाहर नहीं निकाल सकता। तो इतना खतरनाक पदार्थ उन्होंने मिलाया। मैं, क्योंकि पतंजलि दूध प्रोडक्ट बनाती है, तो मैंने दूध के बारे में पूरी जानकारी लेने के लिए मैं पतंजलि की हमारी जो लैब है उसके साइंटिस्ट के साथ कई दिन बैठा हूँ। और मैंने जब पतंजलि ने सबसे पहले दूध पैक करना शुरू किया तो मैंने अपने डेयरी के हेड से पहली बात यही की कि आप अगर 2 लाख लीटर दूध पैक करते हैं, आप कहते हैं कि ये शुद्ध है, लेकिन मुझे यकीन दिलवाओ कि ये शुद्ध है। तो उन्होंने पूरा प्रोसेस बताया। आज पतंजलि ने बीकानेर के, सीकर के, राजस्थान के अलग अलग जिलों के 35,000 से ज़्यादा किसानों को रजिस्टर किया हुआ है। हर किसान के यहाँ हर गांव में एक मिल्क कलेक्शन सेंटर बनाया हुआ है। हर किसान को एक कोड नंबर दिया हुआ है, वहीं पर उसकी दूध की टेस्टिंग की जाती है, उस किसान के हिसाब से उसको फीड किया जाता है। फिर जो उस सेंटर का जो सहकारी समिति बनाई हुई है, उसका जो सचिव है, उसकी जिम्मेदारी है, वो ध्यान रखता है कि किस का दूध खराब है, वहीं पर प्रारंभिक जांच की जाती है, फिर चिलिंग सेंटर में जांच की जाती है, फिर पैकेजिंग सेंटर में जांच की जाती है। और हर दूध, किसान का दूध 40 लीटर की कैन में आता है, 40 लीटर की कैन में 1 या 2 किसानों का दूध होता है, उस कैन की जांच की जाती है। हर कैन के ऊपर एक कोडिंग होती है, ऑनलाइन फीडिंग होती है। ऑनलाइन फीडिंग होकर किसान को सीधा उसके अकाउंट में पैसा मिलता है। जो सहकारी समिति का सचिव होता है, 2% मानदेय उसको दिया जाता है। मतलब मैंने पूरा प्रोसेस समझा कि मैं कहता हूं कि आप 5,000 लीटर दूध पैक करते हो, उस 5,000 लीटर को कैसे पता करोगे कि ये दूध शुद्ध है? पहले तो मुझे यकीन दिलवाओ। आपने दूध खरीदा, 5,000 लीटर इकट्ठा किया, तो किस किसान का खराब है ये कैसे जानकारी करोगे? मुझे खुद यकीन नहीं था। तो मुझे इसके बारे में जानकारी करनी थी कि हम दूसरों को समझाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि मिलावट रहित चीज़ें बनाई जा सकती हैं, सेवा की जा सकती है। देखिए पतंजलि के दूध में मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। पतंजलि का टेट्रा पैक आता है 62 रुपये का 1 लीटर गाय का दूध। मैंने अपने घर में लाया हुआ है और 30-40 लीटर मंगवाया हुआ है ताकि दिक्कत ना आए, गाय का दूध मिल सके। वो गाय का दूध 62 रुपये लीटर जो पतंजलि उपलब्ध करवाता है। अभी थोड़े दिन पहले जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो मुझे अपने एक यहाँ पर मेरे मित्र रहते हैं विमल जी, उनका बेटा पतंजलि की डेयरी में हेड के रूप में काम करता है। वो मुझे मिले, उन्होंने जब मेरे से कहा कि मेरा बेटा ऐसे ऐसे काम कर रहा, महाराष्ट्र से जो टेट्रा पैक की गाड़ी आने वाली थी वो गाड़ी आई नहीं है, रास्ते में पुलिस वाले परेशान कर रहे हैं और ट्रांसपोर्टेशन बढ़ गई है, लेबर कॉस्ट बढ़ गई है क्योंकि लेबर चली गई है। तो मैंने पूछा कि उसने फिर बातों बातों में बताया कि मेरे बेटे ने अपने यहाँ जो हमारे वरिष्ठ हैं, जो पूज्य स्वामी जी महाराज के नेतृत्व में काम करते हैं, उनसे पूछा कि ये दूध की कॉस्टिंग है जो लॉकडाउन के कारण 63 रुपये की अपने यहाँ लैंडिंग कॉस्ट है, मतलब पतंजलि में जो फैक्ट्री के अंदर आ रहा है वो 63 रुपये में पड़ रहा है, तो क्या इस दूध का मूल्य बढ़ा दिया जाए? तो यहाँ पर अपनी फैक्ट्री में पूज्य स्वामी जी महाराज ने कहा कि हम दूध का मूल्य नहीं बढ़ाएंगे, 63 रुपये में पड़ता है तो इसको हम बेचेंगे उसी रेट में जो रेट में हमने तय किया। तो अपने यहाँ जैसे शुद्ध दूध बनाया जाता है, चाइना ने 2008 में स्कैंडल करते हुए WHO ने उस समय कहा कि ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा
फूड स्कैंडल है, तो चाइना का ये चरित्र रहा है उसके लिए अपने ही मासूम बच्चों की जान लेना। जब 3-3 लाख लोगों की जान वो अपने बच्चों में, अपने देश में खतरे में डाल सकता है, तो पूरी दुनिया में क्या कर सकता है आप अंदाज़ा लगा लीजिए। उसके बाद पूरी दुनिया ने चाइना के खाद्य पदार्थों को तो विशेष रूप से बैन कर दिया कि खाने पीने की कोई चीज़ हम चीन की लेने वाले नहीं हैं। भारत के अंदर भी बैन है। और 2008 में, क्योंकि मुझे ध्यान आता है उस समय के मीडिया में रिपोर्ट आई थी, टनों की मात्रा में भारत में वो मिल्क पाउडर आया हुआ था। और ये जो मिल्क पाउडर है ना, हम तो छोटे पैक देखते हैं 200 ग्राम का, 500 ग्राम का। इंडस्ट्रियल यूज के लिए जब ये मिल्क पाउडर आता है तो ये 20-20 किलो के बड़े बैग्स के अंदर आता है, कट्टों के अंदर आता है। जैसे यूरिया खाद के डीएपी के कट्टे आपने देखे हैं ना, गेहूं की बोरियां देखी हैं, ऐसे प्लास्टिक के कट्टे में, अंदर पॉलीथीन के कट्टे में बड़ी पैकिंग आती है चाइना से, और वो टनों में आती है। 2008 से पहले आती थी। भारत के अंदर भी हजारों बच्चे, लाखों बच्चे उस समय बीमार हुए थे। 2008 में भी ये मुद्दा बना था, और मुद्दा बनने के बाद चाइना के मिल्क पाउडर के ऊपर रोक लगाई गई थी। WHO ने इसको सबसे बड़ा घोटाला क्या है, ये मेलामाइन सफ़ेद रंग का ऐसा जहर है जिससे प्लास्टिक बनता है, जिससे फर्नीचर बनता है, जिससे फ्लोर टाइल बनती है, व्हाइट बोर्ड बनता है। मेलामाइन में नाइट्रोजन होता है जो प्रोटीन कंटेंट को बढ़ाकर दिखाता है। तो मैं अभी पतंजलि के दूध का विषय नहीं लूँगा क्योंकि विषयांतर हो जाएगा, उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है। तो आपको घर के ऊपर दूध की जाँच करनी है तो कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में उसकी डिटेल भी उसमें दी हुई है कि घर में हल्दी से दूध की जांच कैसे कर सकते हैं, घर के अंदर दूध की जांच कैसे कर सकते हैं। वो आप भारत स्वाभिमान के YouTube चैनल के ऊपर देख सकते हैं। आप उसमें पतंजलि मिल्क भाई राकेश या राकेश और आगे पूज्य स्वामी जी का, स्वामी रामदेव या भारत स्वाभिमान का नाम डालेंगे तो YouTube के ऊपर आप उसको सर्च कर सकते हैं। उसमें सारी जानकारी दूध को टेस्ट करने की, दूध की जांच की दी हुई है। अभी नई घटनाक्रम क्या हुआ है कि जापान के अंदर कोरोना के वायरस के कारण पूरी चिकित्सा व्यवस्था चरमरा गई है। अब जापान कैसा देश है, मैं आपके सामने वो रखना चाहता हूँ। जापान के अंदर जब ये कोरोना फर्स्ट फेज में आया तो जापान के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ कि जापान के अंदर पहले सार्स आया था 2003 में, उसके बाद स्वाइन फ्लू आया। तो जापान के अंदर वायरस आते रहते हैं, तो वायरस आते रहते हैं तो जापान के लोग पहले से ही वायरस के लिए जो सिक्योरिटी या सेफ्टी मेजर्स लेने चाहिए वो लेते हैं। मतलब वो बार बार हाथ धोते हैं, वो मास्क लगाते हैं, वो एक दूसरे से डिस्टेंस रख के बात करते हैं, एक दूसरे से दूर रहते हैं, मास्क वो रूटीन में प्रयोग करते हैं। आप किसी जापान की किसी सोशल मीडिया की फ़ोटो देखेंगे, किसी सार्वजनिक स्थल की फ़ोटो होगी तो उसमें अगर 50 लोग दिखाई देंगे तो 20 लोगों के चेहरों के ऊपर सामान्य तौर पर कोई वायरस नहीं है तो भी उसके ऊपर मास्क दिखाई देता है। तो आज जापान के अंदर भी हेल्थ की व्यवस्था चरमरा गई है। अमेरिका के अंदर 32,000 लोग मर चुके हैं और अभी 24 घंटों में 4491 लोग मरे हैं। चाइना के अंदर 5 महीने में लोग मरे हैं 3600, 2400 पहले, 1200 लोग बाद में जोड़े झूठ मूठ के आंकड़े बढ़ाने के लिए, तो केवल 3600। और अमेरिका के अंदर 24 घंटे में 4400 लोग मर रहे हैं। अमेरिका में सबसे ज़्यादा डेथ कहाँ हो रही है? न्यूयॉर्क के अंदर। न्यूयॉर्क कौन सी जगह है? अमेरिका की इकोनॉमिकल कैपिटल, और केवल अमेरिका की नहीं, पूरी दुनिया की इकोनॉमिकल कैपिटल ये माना जाता है। अब WHO ने चाइना को सेफगार्ड करने के लिए एक काम और किया है। अब चाइना के अंदर वुहान लैब से ये जो बायोलॉजिकल वेपन बनाया गया, जिसके बारे में इजराइल की मोसाद एजेंसी ने कि एक्स जासूस ने, सीक्रेट सर्विस के एजेंट ने ये कहा, जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट रहा है, जिसने माइक्रोबायोलॉजी में PhD की है, वो कहता है कि वुहान की लैब सिविल मिलिट्री प्रोजेक्ट का हिस्सा रहा है और इसमें 100% वायरस के ऊपर काम होता है। वुहान, चाइना के कुछ मिलिट्री लीडर्स ने, कुछ ऐसे सेना के पदाधिकारियों ने भी ये खबरें लीक की है कि चाइना हांगकांग के प्रदर्शनकारियों को दबाने के लिए एक ऐसा केमिकल वेपन या बायोलॉजिकल वेपन बनाना चाहता था जिससे हांगकांग के अंदर जो चाइना के विरुद्ध प्रोटेस्ट हो रहे हैं उनको रोका जा सके। और चाइना का एक सपना है, 1978 से ही जब डेंग जाओ चाइना का राष्ट्रपति बना तो उस समय उन्होंने एक सपना देखा कि हम पूरी दुनिया के वर्ल्ड पावर बनेंगे। तो वर्ल्ड पावर बनने के लिए चाइना ने अपने देश के लोगों को US से UK भेजा। वहाँ से उन्होंने अपने देश के अंदर आर्थिक सुधार किए और आर्थिक सुधार करते करते उनका सपना था कि हम 2049 तक, 1949 में चाइना में कम्युनिज्म आया था, कम्युनिस्ट सरकार बनी थी, एक तरीके से वो ये कहते हैं कि क्रांति हुई थी। तो उनका सपना था कि 200 साल के बाद 1978 में चाइना के डेंग जाओ ने उस समय सपना देखा कि 2049 से पहले हम चाइना को वर्ल्ड पावर बनाएंगे, विश्व शक्ति बनाएंगे। और
49 में चाइना को वर्ल्ड पावर बनाना है, तो चाइना के लोगों ने अभी स्ट्रेटेजी बनाई, चाइना के जो मिलिट्री लीडर्स हैं शी जिनपिंग ने, कि यूएसए से चाइना बड़ा इकोनॉमी में सामान्य तौर पर नहीं बन सकता, मिलिट्री पावर में नहीं बन सकता, सीधे सीधे के युद्ध में जीत नहीं सकता, तो हमें यूएसए के साथ छद्म युद्ध करना है। उस छद्म युद्ध के तहत यूएसए के न्यूयॉर्क को टारगेट किया गया, यूके के लंदन को टारगेट किया गया। भारत में सबसे पहला टारगेट कौन बना, आप देखिए, महाराष्ट्र को टारगेट बनाया गया। और महाराष्ट्र में भी सबसे पहले लॉकडाउन कहाँ हुआ था, आप याद कीजिए, सबसे पहले लॉकडाउन हुआ था मुंबई के अंदर। मुंबई के अंदर घोषणा की गई। तो पूरे देश, पूरी दुनिया के जो इकोनॉमिकल पावर सेंटर हैं उन सबको सबसे पहले टारगेट किया गया, जहां पर स्टॉक एक्सचेंज है, जहां पर शेयर मार्केट के रेट तय होते हैं, जहां से पूरा संदेश जाता है, उनको टारगेट किया गया। दूसरा टारगेट किया गया जो पॉलिटिकल पावर सेंटर हैं। पॉलिटिकल पावर सेंटर ब्रिटेन में, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं बोरिस, उनको कोरोना हो गया। ब्रिटेन में ब्रिटेन का राज परिवार है प्रिंस चार्ल्स, उनको कोरोना हुआ। जो राज परिवार दस्ताने पहनकर पिछले 500 सालों से मिलता है, जो अपने दस्ताने वैसे नहीं उतारता कभी बिना वायरस के, जो जिस बर्मिंघम पैलेस में जिससे मिलने के लिए जाओ तो बाहर दरवाजे के ऊपर समझा दिया जाता है कि रानी के साथ आपको 4 फीट की 6 फीट की दूरी पर खड़ा होना है, और जब वो बोलें तभी आपको बोलना है, मुंह के ऊपर रुमाल रख के बोलना है, हाथ नहीं मिलाना है। उस देश की महारानी को, उसके राज परिवार में प्रिंस चार्ल्स को कोरोना हो सकता है। ट्रंप से जो महिला मिलने जाने वाली थी उस महिला को कोरोना था, किसी कारण से वो मिल नहीं पाई। करीना कपूर को कोरोना हुआ। ऐसे पावर सेंटर को क्यों टारगेट बनाया गया? करीना कपूर के माध्यम से योजना क्या थी कि करीना कपूर से कुछ एमपी मिलेंगे, एमपी संसद में जाएंगे तो संसद में ये वायरस फैलेगा। वो एमपीज राष्ट्रपति भवन से मिलने के लिए जाएंगे तो राष्ट्रपति को वायरस होगा। तो ये सारा षड्यंत्र क्या रचा गया? ढूंढ ढूंढ कर व्यक्तियों को टारगेट किया गया कि जो पावर सेंटर हैं, पूरी दुनिया के पावर सेंटर को पंगु कर दिया जाए, अपाहिज कर दिया जाए, हैंडीकैप कर दिया जाए, ताकि कोई निर्णय नहीं ले सके। ये तो ईश्वर की कृपा है कि भारत के अंदर मोदी जी ने समय रहते इसको पहचान लिया। ट्रंप को नवंबर में रिपोर्ट मिल गई थी, उनकी मिलिट्री इंटेलिजेंस सर्विस ने रिपोर्ट दे दी थी कि ये वायरस खतरनाक होने वाला है, ये वायरस अमेरिका में तबाही मचाएगा। और वुहान से जो रिपोर्ट आ रही है, देखिए अमेरिका के एजेंट, अमेरिका की सीक्रेट सर्विस सब जगह फैली हुई है, भारत की नहीं फैली हुई। भारत की एजेंसी ने अभी अच्छा काम किया, लेकिन वो तब किया जब मोदी जी जैसा नेतृत्व है। भारत के अंदर ऐसे भी प्रधानमंत्री रहे हैं जिन्होंने भारत का जो स्वाभाविक दुश्मन है पाकिस्तान, उसमें राह ने कितनी मुश्किल से अपना नेटवर्क खड़ा किया था, उस नेटवर्क को खत्म करने का काम भी अपने देश के प्रधानमंत्रियों ने अपने हाथों से किया है। हर देश के राष्ट्रभक्त सरकार, राष्ट्रभक्त नेता विदेशों में अपने जासूसों के नेटवर्क को बढ़ाते हैं और दूसरे देशों की दुश्मन की जासूसी करने का सिद्धांत भारत ने दिया है। पूरी दुनिया में 2000 साल पहले जासूसी व्यवस्था, गुप्तचर व्यवस्था के बारे में कोई जानता नहीं था। चाणक्य ने सबसे पहले इसके बारे में बताया है। महाभारत आप देख रहे हैं, महाभारत के बारे में सबसे पहले बताया गया था। रामायण काल में गुप्तचर के रूप में हनुमान जी को भेजा गया था। तो गुप्तचर व्यवस्था जो भारत के डीएनए में, भारत के रोम रोम में थी, भारत की गुप्तचर व्यवस्था को आज़ादी के इन 70 सालों के बाद बढ़ाया नहीं गया जिस सीमा तक बढ़ाना चाहिए। और अपने देश में तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री बने, लाल बहादुर शास्त्री जी के बाद और अटल बिहारी वाजपेयी जी के बीच में एक मुख्य प्रधानमंत्री रहे हैं, मैं नाम नहीं लूँगा जानबूझकर, जिन्होंने भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का रा का जासूसी का नेटवर्क जो वर्षों की मेहनत से पाकिस्तान में बनाया गया था, उसको खुद अपने हाथों से ख़त्म किया। अपने ऐसे 20 जासूस थे जिनको पाकिस्तान की सरकार ने पकड़ा, उनको मारा, उनको टॉर्चर किया, उनके ऊपर मुकदमे चलाए, बिना मुकदमे चलाए उनकी हत्या की। एक तरीके से अपने बने बनाए नेटवर्क को ध्वस्त करने का काम अपने देश के लोगों ने ही किया है। तो इस देश में राष्ट्रभक्त व्यक्तियों की आवश्यकता है, राष्ट्रभक्त सरकारों की आवश्यकता है। और अगर राष्ट्रभक्त सरकार हो तो ऐसा काम हो सकता है कि जमात इकट्ठी हुई 7000 व्यक्तियों की, और निजामुद्दीन में उन दिनों में जो व्यक्ति गया, घूमने के लिए भी गया, आप में से भी यदि आपके में से कोई व्यक्ति घूमने के लिए गया हो,
निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के ऊपर भी गया हो और वहाँ पर यदि वो 8-10 घंटे भी रहा है उसका मोबाइल नेटवर्क के किसी टावर में, तो उसके पास भी उन्होंने फ़ोन किया है, पुलिस को उसका एड्रेस भेजा है ताकि अपने भारत देश को कोरोना के संक्रमण से बचाया जा सके। तो ये काम करती हैं गुप्तचर एजेंसियाँ। तो वुहान की लैब से ये वायरस निकला, वुहान की लैब से वायरस निकाला गया, पूरी दुनिया में पहुंचाया गया। देखिए जनवरी के अंतिम हफ्ते में चाइना में चाइनीज़ नव वर्ष मनाया जाता है। चाइना में ये केस आया नवंबर में आने के बाद चाइना ने कुछ नहीं किया। दिसंबर पूरा बीता, जो वायरस के केसेज आए उनकी जांच की गई। चाइना को खूब पता था कि ये कोरोना वायरस है, पता था ये कि आदमी के आदमी के बीच में ट्रांसफ़र होता है। चाइना ने पूरी दुनिया को नहीं बताया, WHO को नहीं बताया। दिखाने के लिए 31 दिसंबर को WHO को चिट्ठी लिखी कि कुछ फ्लू जैसा के लक्षण आए हैं और ऐसे ऐसे हमें कुछ नई बीमारी मिली है, लेकिन कुछ ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है। WHO भी सोता रहता है। 23 जनवरी को वुहान में लॉकडाउन किया जाता है और 23 जनवरी से पहले वुहान से 70 लाख लोग ट्रैवल करते हैं। वुहान से चाइना में जाते हैं, वुहान से पूरी दुनिया में जाते हैं, इटली में जाते हैं, स्पेन में जाते हैं, फ्रांस में जाते हैं, जर्मनी में जाते हैं, ईरान में जाते हैं, इटली में जाते हैं, ब्रिटेन में जाते हैं, USA में जाते हैं, न्यूयॉर्क में जाते हैं। और इन सारी जगहों पर जाते हुए जब लाखों लोग चले जाते हैं और जब चाइना को पता लग जाता है कि अब ये वायरस पूरी दुनिया में पहुंच चुका है, तो उसके बाद चाइना WHO को बताता है। WHO फिर भी सोता रहता है और जब पता लग जाता है वुहान का लॉकडाउन हो जाता है, तो लॉकडाउन होता है 23 जनवरी को और WHO इसको महामारी घोषित कब करता है? आप ट्विटर को देख लीजिए, फेसबुक को देख लीजिए, इंटरनेट के ऊपर आपको कोरोना की टाइमलाइन मिल जाएगी जो आपकी आंखें खोल देगी। 11 मार्च को इसकी महामारी घोषित करता है। बल्कि फरवरी तक तो WHO ये कहता रहता है कि आदमी से आदमी के बीच में कोई नहीं फैलता, इसके लिए चिंता करने की बात नहीं है। कोई एयरपोर्ट के ऊपर स्क्रीनिंग करने की बात नहीं है, इंटरनेशनल फ्लाइट बंद करने की बात नहीं है। मतलब मिस्टर टेड्रोस वो कहता है जो शी जिनपिंग उससे कहलवाता है। और चाइना के अंदर कोई मीडिया नहीं है, कोई मानवाधिकार आयोग नहीं है, कोई न्यायालय नहीं है, वहाँ पर कोई अफजल खान जैसा आतंकवादी के पक्ष में खड़े होने वाला कोई असुर गैंग नहीं है, कोई टुकड़े टुकड़े गैंग नहीं है, कोई कन्हैया कुमार जैसे या ऐसे वकील नहीं है जो पिटीशन साइन करे। वहाँ की कोर्ट ऐसी नहीं है जो आतंकवादियों के लिए आधी रात को खुले। वहाँ पर लंबे लंबे केस नहीं चलाए जाते। शी जिनपिंग 2013 में जब सत्ता में आया था, तो सत्ता में आने के बाद उसने 2 लाख अपने सरकारी ऑफिसर्स के ऊपर कार्रवाई की थी। 2 लाख अपने यहाँ जो IAS ऑफिसर होते हैं ना, इन IAS ऑफिसर, अपने यहाँ जो SDM होता है, जो DC होता है, जो अपने यहाँ एक्साइज का ऑफिसर होता है, इनकम टैक्स का ऑफिसर होता है, ऐसे 2 लाख अधिकारियों के ऊपर सीधे सीधे कार्रवाई की गई थी। डिमोशन किया गया था, जेल में डाला गया था, उनको वार्निंग दी गई थी, फांसी के ऊपर लटकाया गया था। 5000 लोगों को तो जो उनके राजनीतिक विरोधी थे या जिन्होंने थोड़ी बहुत कुछ गलती की थी चाइना के खिलाफ, सीधे सीधे मृत्युदंड दे दिया गया था। और आज भी मैं आपको एक हार्ड फैक्ट बताता हूँ, पूरी दुनिया में हर साल जितने लोगों को फांसी के ऊपर चढ़ाया जाता है या जितने लोगों को पूरी दुनिया में हर साल मृत्युदंड दिया जाता है, उसके बराबर मृत्युदंड देने का काम अकेला चाइना करता है। पूरी चीन में किसी मीडिया की, किसी राजनीतिक पार्टी के व्यक्ति की, किसी आर्मी की, किसी वहाँ की मिलिट्री, किसी इंटेलिजेंस सर्विस की, किसी राजनीतिक विरोधी की हिम्मत नहीं है कि शी जिनपिंग के खिलाफ एक शब्द बोल दे। उनका अपना फेसबुक है, अपना गूगल है, अपना ट्विटर है, अपना विकीपीडिया है, अपना कोरा है, अपना इंटरनेट है, अपना सारा मीडिया है। वो जब तक नहीं चाहे उनकी कोई खबर बाहर नहीं आ सकती। और चाइना के 140 करोड़ लोग जब तक चाइनीज़ गवर्नमेंट नहीं चाहे, वो चाइना से बाहर की कोई खबर पढ़ नहीं सकते, कोई सूचना उन तक नहीं आ सकती। और आज भी चाइना में एक नियम है, शाम के 7:30 बजेंगे तो शोरूम में यदि 50 टीवी लगे हुए हैं, 50 टीवी के ऊपर अलग अलग चैनल चल रहे हैं, तो आप कल्पना कीजिए जैसे ही शाम के 7:30 बजेंगे तो 20 मिनट के लिए चाइना की सरकारी एजेंसी जो चाइना के 140 लोगों को सिखाना चाहती है, जो पढ़ाना चाहती है, जो बताना चाहती है, जो उनके ब्रेन में डालना चाहती है, केवल उनको वो देखना पड़ेगा। आप घर में टीवी देख रहे हैं, टीवी देखते देखते आप मान लीजिए आपका कोई सीरियल देख रहे हैं, तो चाइना के अंदर 7:30 बजेंगे तो आप वो सीरियल नहीं देख सकते, वो मूवी नहीं देख सकते, आपको चाइनीज़ गवर्नमेंट का प्रोपोगेंडा देखना पड़ेगा। और चाइनीज़ गवर्नमेंट का प्रोपोगेंडा कैसे फैल रहा है उसका एक उदाहरण मैं और देता हूं कि WHO ने आज कहा है कि ये जो कोरोना वायरस है ये जानवरों से आता है
और जानवरों से आता है कि दुनिया में अभी तक जितने भी वायरस आते हैं वो 70% जानवरों से आते हैं। इसलिए दुनिया भर के देशों को मीट के लिए, जानवर के मांस को खाते हुए थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, कड़ाई का पालन करना चाहिए। तो अब WHO ने ये बयान इसलिए नहीं जारी किया कि जानवर के खाने पर बैन लगाना है, वो जानवर के खाने पर बैन नहीं लगा रहा। इस शब्दावली के ऊपर यदि गौर किया जाए तो ये शब्दावली ये कह रही है कि ये जो वायरस है ये लैब में नहीं बनाया गया, ये जानवर से आता है। पहले भी 70-80% वायरस केवल जानवरों से आए हैं, तो ये भी जानवर से आया है, इसलिए चाइना के ऊपर कोई शक मत करो। और मिस्टर टेड्रोस, अब इथोपिया जिस देश का मिस्टर टेड्रोस है उसकी मैं कहानी आपको बताता हूं। उसको अफ्रीका में लिटिल चाइना कहा जाता है। इथोपिया के अंदर रोड बनाने से लेकर, रेल बनाने से लेकर, पोर्ट बनाने से लेकर, एयरपोर्ट बनाने से लेकर, वहाँ की टेलीकॉम कम्युनिकेशन से लेकर, वहाँ की मिलिट्री को ट्रेंड करने से लेकर सारा काम कौन कर रहा है? चाइना कर रहा है। क्योंकि वहाँ पर इथोपिया को अफ्रीका में ये माना जाता है कि लिटिल चाइना है। और अफ्रीका के अंदर चाइना की योजना है कि वो आने वाले समय में अपने 5 करोड़ लोगों को बसाने वाला है, ताकि पूरे अफ्रीकी कॉन्टिनेंट के ऊपर कब्जा करके उसको भी चाइना का हिस्सा बना दिया जाए। और चाइना की नीति रही है विस्तारवाद की, आक्रमण करने की, पड़ोसी की जमीन हड़पने की, गुंडागर्दी करने की, लुच्चागिरी करने की, लफंगागिरी करने की। ये चाइना का चेहरा और चरित्र रहा, ये कोई नई बात नहीं है। 1949 में जैसे ही चाइना आज़ाद हुआ, तिब्बत के ऊपर कब्जा कर लिया। तिब्बत के ऊपर कब्जा करने के बाद 1962 में भारत के ऊपर हमला किया। अक्साई चीन के 32,000 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर के ऊपर कब्जा कर लिया। और ये 32,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल कितना है? एक स्विट्जरलैंड के बराबर है। भारत के एक किसी अच्छे खासे हरियाणा जैसे प्रांत के लगभग बराबर है। हरियाणा का क्षेत्रफल शायद 21,000 या 42,000 किलोमीटर है, तो लगभग हरियाणा के बराबर है। तो इतने बड़े क्षेत्रफल के ऊपर कब्जा कर लिया। अरुणाचल प्रदेश के ऊपर दादागिरी दिखाता है, सिक्किम के ऊपर दादागिरी दिखाता है, नेपाल के अंदर रेल बना रहा है, नेपाल का संसद भवन चीन बना रहा है, नेपाल के अंदर उन्होंने कम्युनिस्ट लॉबी को खड़ा करके वहां पर विद्रोह कर दिया, नेपाल के युवाओं को कम्युनिस्ट माओवादी बना दिया। नेपाल के अंदर मंत्री कौन बनेगा, गवर्नमेंट किसकी बनेगी, हेल्थ मिनिस्टर कौन बनेगा, ये तय करने का काम इनडायरेक्ट रूप से चाइना कर रहा है। नेपाल जो भारत का स्वाभाविक दोस्त था, आज नेपाल के मन में इतना जहर भर दिया कि नेपाली लोग ये मानते हैं कि भारत तो हमारा उतना अच्छा दोस्त नहीं रहा। उनके मन में प्रोपोगेंडा करके एक तरीके से जहर भर दिया और वो भारत को शक की नज़र से, शंका की नज़र से देखने लगे हैं। श्रीलंका के अंदर हम्बनटोटा एयरपोर्ट बना दिया, मालदीव के ऊपर अपना अड्डा बना दिया, सेशल्स के अंदर अपना अड्डा बना दिया, इधर हिंद महासागर के अंदर छोटे छोटे जो आयरलैंड है उनके ऊपर अपना कब्जा कर दिया। वहाँ पर चाइना की कंपनी जाती है, वहाँ पर पोर्ट बनाती हैं, वहाँ पर सड़क बनाती हैं, रेल बनाती हैं, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करती हैं। सूडान के अंदर, मोम्बासा के अंदर, अर्जेंटीना के अंदर, ग्रीस के अंदर, पाकिस्तान के अंदर पीओके बना दिया। पूरा पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर, हमारा जो भारत का कश्मीर है, भारत माता का जो मुकुट है, उसके अंदर पूरा कॉरिडोर बना दिया। रेल लाइन बना रहा है, वहाँ पर गैस लाइन बना रहा है, पाइपलाइन, फ्यूल की ऑयल लाइन बना रहा है। ग्वादर का पोर्ट उसने डेवलप किया है। 3 लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट केवल चाइना के अंदर की है। 2,10,000 करोड़ रुपए का लोन पाकिस्तान को दिया है, उसकी किस्त अभी 25,000 करोड़ रुपए पाकिस्तान को चुकानी थी। तो पाकिस्तान का राष्ट्रपति जाकर शी जिनपिंग के पैरों में गिरता है और अभी इमरान खान गिड़गिड़ाता है कि अभी हमारे पास पैसे नहीं है, हमसे लोन की किस्त मत लो। तो एक तरीके से पाकिस्तान चाइना जो चाहेगा उसके इशारों पर नाचने वाला है भारत को घेरने के लिए। इधर बर्मा के अंदर उसने अपने रडार लगा दिए हैं। चिटगांव बांग्लादेश के अंदर, बांग्लादेश को हथियार सप्लाई करने का काम कर रहा है। चिटगांव के अंदर अपना अड्डा बना दिया है। तो भारत को चारों ओर से घेरने का काम चाइना कर रहा है। तो WHO मिस्टर टेड्रोस शी जिनपिंग के पास जाता है। शी जिनपिंग उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है कि ये WHO के डायरेक्टर जनरल के पद से कुछ मिलने वाला नहीं है। तुम्हें जो इन्वेस्टमेंट करनी है वो चाइना में मैं करवाता हूँ, चाइना में तुम्हारी कुछ कंपनियां बनाता हूँ और चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो मिस्टर टेड्रोस और पूरा WHO वही कहता है जो शी जिनपिंग उनको लिख कर देता है। एक तरीके से लिखी हुई स्क्रिप्ट पढ़ने का काम कर रहा है। अब मैं पूरी आपको कहानी सुनाता हूँ। देखिए, नवंबर में वायरस आता है, पूरी दुनिया को पता नहीं लगता, USA को पता लग जाता है, USA की मिलिट्री इंटेलिजेंस को पता लग जाता है, वो अपनी रिपोर्ट व्हाइट हाउस को दे देते हैं। ये तो ट्रंप उसको गंभीरता से नहीं लेता, उसको रद्दी की टोकरी में डाल देता है, जिससे कोई कार्रवाई नहीं कर पाता। अब
पूरी दुनिया को पता नहीं है। नवंबर में, दिसंबर में वायरस आता है, और दिसंबर में ये वायरस केवल चाइना में नहीं आता, चाइना से ताइवान में फैल जाता है, चाइना से थाईलैंड में फैल जाता है, 10, 12, 15 देशों में गुपचुप तरीके से फैल जाता है। वो छोटे छोटे देश हैं, उनको ज़्यादा पता भी नहीं है, उनके यहाँ रिसर्च की ज़्यादा कोई लैब भी नहीं है। तो जब 31 दिसंबर तक कई देशों में ऐसे वायरस के केसेज आने लग जाते हैं, तो 31 दिसंबर को पहली चिट्ठी चीन WHO को लिखता है। अब 31 दिसंबर से पहले कुछ घटनाक्रम और होते हैं। जब चाइना में ऐसे केस आते हैं तो चीन के अधिकारी डॉक्टर से ये कहते हैं कि इस वायरस की जांच करते हुए मरीज को बताया नहीं जाए कि उनको क्या बीमारी है, गुपचुप तरीके से उनके सैंपल लेने हैं, उनके सैंपल का रिकॉर्ड गुप्त रखना है, उस रिकॉर्ड को छुपा कर रखना है, उस रिकॉर्ड को किसी को बताना नहीं है, उस रिकॉर्ड की सैंपल का सारा डाटा केवल चाइना के वरिष्ठ अधिकारियों के पास होता है। तो डॉक्टर ली और डॉक्टर फेना, कुछ डॉक्टरों को वहाँ पर पता लग जाता है, वो अपने जैसे व्हाट्सएप के ऊपर हम सब बात करते हैं ना, तो वो अपने ग्रुप में बात करने लगते हैं, और जब अपने ग्रुप में बात करते हैं तो बात करते करते उनके कुछ स्क्रीनशॉट कोई एक डॉक्टर बाहर वायरल कर देता है। तो चाइना में कुछ लोगों को इसके बारे में पता कर लग जाता है। उन कुछ लोगों से, जो लोग चाइना से बाहर आते हैं, वो स्क्रीनशॉट वायरल होते होते इंटरनेशनल मीडिया में आ जाते हैं, और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर उनके बारे में जब जानकारी लगती है तो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इस बात का मुद्दा बनना शुरू हो जाता है। तो चाइना के अंदर डॉक्टर ली को पहले वार्निंग दी जाती है, और उसके बाद डॉक्टर ली को गायब कर दिया जाता है। 2 लाइन की एक खबर छापी जाती है कि डॉक्टर ली को चाइना कोरोना का संक्रमण हो गया और वो अब इस दुनिया में नहीं रही, डॉक्टर ली हम लोगों के बीच से चली गई है, केवल इतना छापा जाता है। अब डॉक्टर फेना वो आवाज़ उठाती है, तो अभी मार्च में डॉक्टर फेना को भी गायब कर दिया जाता है। डॉक्टर फेना, डॉक्टर ली दोनों को गायब कर दिया, और कुछ डॉक्टर्स को पता था उनको गायब कर दिया था। लगभग 30 से 40 डॉक्टरों के ऊपर कार्रवाई की गई, और उनको कहा गया कि तुम्हें इसके बारे में मुंह खोलने की आवश्यकता नहीं है। और देखिए, चाइना में कोई डॉक्टर मुंह भी खोले तो कहाँ खोलेगा। अब भारत में सपोज करे कोई व्यक्ति बोले, तो अपने यहाँ तो भारत को तो धर्मशाला समझ रखा है ना। धर्मशाला मतलब जिसका कोई चौकीदार नहीं हो, धर्मशाला मतलब जिसका कोई मालिक नहीं हो, जिसके अंदर ऐसा वीरान, ऐसा एक मकान, ऐसा एक गांव जहां पर कुत्ते आकर भौंकते रहो। तो ऐसे कन्हैया कुमार जैसे कुत्ते यहाँ पर भौंकते रहते हैं, ऐसे कम्युनिस्ट लॉबी के व्यक्ति, वामपंथी लोगी के व्यक्ति भूखते रहते हैं। तो चाइना के अंदर ऐसा नहीं होता। चाइना के अंदर कोई व्यक्ति बोल नहीं सकता। तो चाइना के अंदर वो बोलेंगे तो कहाँ बोलेंगे, मीडिया में बोलेंगे। तो चाइना का मीडिया सारा सरकारी मीडिया है, मीडिया कोई भी खबर अपनी सरकार के खिलाफ नहीं छापता। अब वो कहेंगे जी विपक्षी दल के पास जाएंगे। अब जैसे किसी को मोदी जी का विरोध करना है, सरकार का विरोध करना है, तो वो कहाँ जाएगा, जो प्रमुख विपक्षी दल है उनके पास जाएगा, और उनको थपकी मिलेगी, उनको शाबाशी मिलेगी, उनको फंडिंग मिलेगी, उनको पैसा मिलेगा, और उनको कहा जाएगा कि आप सरकार का विरोध करो, आप देश का विरोध करो। तो वहाँ पर कोई विपक्षी दल नहीं है। तीसरा व्यक्ति कहाँ जाएगा, कोर्ट में जाएगा, तो वहाँ पर कोई कोर्ट भी नहीं है जहाँ पर ऐसे मामलों की सुनवाई हो सके। चौथा कहाँ जाएगा, मानवाधिकार आयोग को चिट्ठी लिखेगा, मानवाधिकार की बात करेगा। तो चाइना के अंदर कोई मानवाधिकार नहीं है। पांचवा क्या करेगा, इंटरनेट के ऊपर जाएगा, इंटरनेट के ऊपर कुछ लिखेगा, पूरी दुनिया को बताएगा। तो चाइना के अंदर इंटरनेट के ऊपर सेंसरशिप है। इंटरनेट के ऊपर चाइना में कोई व्यक्ति कुछ लिखे, मैं व्हाट्सएप के ऊपर कुछ लिखूँ, नेट के ऊपर कुछ लिखूं, अपनी ईमेल को अपने देश के बाहर भेजना चाहूं, देश के बाहर कोई वॉइस कॉल करना चाहूं इंटरनेट के थ्रू या टेलीकम्युनिकेशन कंपनियों के थ्रू, तो मैं कर नहीं सकता यदि मैं चाइना के अंदर हूं। तो इतना टाइट वहां पर शेड्यूल है। तो डॉक्टर ली और डॉक्टर फेना को गायब कर दिया जाता है। तो पहली चिट्ठी 31 दिसंबर को लिखी जाती है। अब 31 दिसंबर को जब चाइना चिट्ठी WHO को लिखता है, उससे पहले ताइवान भी WHO को चिट्ठी लिखता है, और ताइवान साफ साफ लिखता है कि ये खतरनाक महामारी है, खतरनाक वायरस है, और ये आदमी से आदमी के बीच में फैलता है, इसके ऊपर तत्काल कार्रवाई करने की आवश्यकता है। अब मिस्टर टुड्रोस तो चाइना के शिष्य हैं, वो ताइवान के चिट्ठी को रद्दी की टोकरी में डालते हैं और चाइना की चिट्ठी को संभाल कर रख लेते हैं, और संभाल कर जेब में डाल कर रख लेते हैं। काफ़ी दिनों तक कुछ नहीं करते। अब 31 दिसंबर से लेकर 23 जनवरी तक कोई खास चीज़ नहीं होती, कोई इमरजेंसी जारी नहीं की जाती। पूरी दुनिया में वायरस के संक्रमित लोगों को भेजा जाता है। साउथ कोरिया जो चाइना का दुश्मन है, वहाँ पर एक चीनी महिला को भेजा जाता है, जो अकेली चीनी महिला 5000 लोगों को कोरोना फैलाने का काम करता है। इसी तरीके से एक चीनी महिला को मिलान में भेजा जाता है। अब मिलान क्या है, जैसे आप कभी यूरोप में घूमने के लिए जाएं, यूरोप में घूमने के लिए जाएं, तो यूरोप में आप कहाँ जाएंगे, यूरोप में जाना है तो आप लंदन जाएंगे, आपको फ्रांस जाना है तो आप पेरिस में जाएंगे, आपको जर्मनी जाना है तो जर्मनी की राजधानी में जाएंगे। उसके बाद आपको यूरोप का यदि प्राचीन वैभव देखना है तो यूरोप मतलब इटली, यूरोप मतलब रोम, यूरोप मतलब यूरोप का इतिहास देखना है तो आपको कहाँ पर दिखाई देगा, इटली में दिखाई देगा, रोम में दिखाई देगा।
पीसा की झुकी हुई मीनारों में दिखाई देगा, मिलान शहर में दिखाई देगा। तो जो व्यक्ति यूरोप जाता है वो यूरोप के अलग अलग देशों में से किसी देश में जाए ना जाए, लेकिन इटली में जरूर जाता है। तो इटली के अंदर एक चाइनीज कोरोना पॉजिटिव को भेजा जाता है। अब इटली के लोगों को पता लग जाता है कि चीन में कोरोना फैल रहा है, क्योंकि ये जो समय है ये समय है फरवरी का समय। अब इटली के लोग चाइनीज़ लोगों से दूरी बनाना शुरू कर देते हैं। तो अब उस महिला को वायरस फैलाने का मौका नहीं मिलता, तो वो एक तख्ती लेकर मिलान के चौराहे के ऊपर खड़ी हो जाती है और वो कहती है कि मैं तो इंसान हूँ, मैं कोई वायरस नहीं हूँ, मैं चाइनीज़ हूँ, तो क्या हुआ, इसमें मेरी क्या गलती है, मेरे से नफरत मत करो, मेरे साथ गले मिलो, हम वायरस नहीं है, हम तो आदमी हैं, हम तो इंसान हैं। और ऐसे इमोशनल ब्लैकमेल करके वो चौराहे के ऊपर खड़ी हो जाती है। तो उससे लोग गले मिलते हैं, उसको किस करते हैं, उससे हाथ मिलाते हैं। जितने लोग उससे मिलते हैं सब कोरोना पॉजिटिव होते चले जाते हैं। और जब पहले लोग नहीं मिलते तो ये कम्युनिस्ट लोग कैसे वायरस फैलाते हैं, मैं इसका एग्जाम्पल आपको देता हूँ। मिलान शहर का जो मेयर है वो कम्युनिस्ट मानसिकता का है। वो मेयर सबसे पहले उसके गले मिलता है, उसके साथ सेल्फी लेता है, उसको सोशल मीडिया में डालता है। उस सेल्फी के आधार पर वहाँ पर न्यूज़पेपर में खबर बनती है, वहाँ के टीवी पर खबर चलती है। और उस चौराहे के ऊपर एक महिला खड़ी होती है तो मिलान शहर के अलग अलग चौराहों के ऊपर सैकड़ों चाइनीज़ व्यक्ति खड़े हो जाते हैं, जिनके अंदर कोरोना का संक्रमण उनको नहीं पता कि है या नहीं है, या किसी नीति के तहत वो खड़े हुए, तो उनसे लोग गले मिलते हैं। और ये संक्रमण इटली में बहुत बुरी तरह से फैलता है। और आज आप देख रहे हैं कि इटली के अंदर लाश रखने की जगह नहीं है। इटली में अपने एक दोस्त है, उनसे मैंने फ़ोन किया और एक वीडियो भी आया था, आपने ध्यान हो तो उस वीडियो में वो बता रहे हैं कि मैं यहाँ पर लॉकडाउन हूँ पिछले 1.5 महीने से, और इस लॉकडाउन में मेरे जो बगल में बिल्डिंग है उससे बदबू आ रही है, शायद उसमें कोई लाश सड़ रही है। तो लाशें सड़ रही हैं नर्सिंग होम के अंदर, ओल्ड एज होम के अंदर, ब्रिटेन के अंदर, यूके के अंदर, यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर जो बूढ़े लोग हैं उनकी देखरेख करने का काम ओल्ड एज होम में सरकार करती है। उन ओल्ड एज होम में जिसके अंदर 50 ओल्ड एज होम में अगर ओल्ड एज के व्यक्ति हैं तो वहाँ पर 20 लोग मर चुके हैं, वहाँ की नर्सें मर चुकी हैं। उनकी लाशें वहाँ पर जब सड़ने लग जाती हैं तो पता लगता है। इटली के अंदर ताबूत नहीं है जिसके अंदर लाशों को रखा जा सकता, बैग नहीं है जिसके अंदर लाशों को भरा जा सके। इटली के अंदर पहनने के लिए पीपीई नहीं है, मास्क नहीं है, किट नहीं है। ऐसी हालत इटली में हो गई। तो ये कहानी चलती है। ताइवान के लेटर को रद्दी में डाल दिया जाता है। 31 दिसंबर को पहला पत्र लिखा जाता है। असामान्य ये ऐसे केस आते हैं, इसके बारे में रिपोर्ट दी जाती है। 4 जनवरी को WHO ट्वीट करता है कि निमोनिया जैसा, जुकाम जैसा कोई वायरस है, लेकिन कोई आदमी से संक्रमण का कोई खतरा नहीं है, कोई मरा नहीं है, तो इसलिए ज़्यादा कोई चिंता करने की बात नहीं है। अब 5 जनवरी को WHO फिर जारी करता है कि ये 30-40 रोगी हैं और इसमें कुछ थोड़े सीरियस हैं, उनको सांस लेने की थोड़ी सी तकलीफ है, लेकिन ये आदमी से आदमी के बीच में नहीं फैलता। 4 जनवरी को कहता है, 5 जनवरी को कहता है। होना क्या चाहिए? 31 दिसंबर को जैसे ही पता लगा और ताइवान का पत्र मिलता, तो आपकी टुड्रोस की जगह यदि आप होते तो आप क्या करते? तुरंत ताइवान के लेटर के ऊपर एक्शन लेते, तुरंत टीम बनाते, चाइना के अंदर टीम भेजते, जो पहला संक्रमित रोगी है उसका सैंपल कलेक्ट करवाते और उसके बाद जांच करते कि ये कैसा फैलता है। और उस समय यदि कोई, मैं ये कहता हूँ कि WHO के पास तो पूरी दुनिया का जो शार्प ब्रेन होता है वो WHO में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में भेजे जाते हैं। जैसे भारत में किसी 5 डॉक्टर को भेजा जाए तो 5 डॉक्टर ऐसे कोई झोला छाप डॉक्टरों को नहीं भेजा जाएगा। जो अच्छे एक्सपर्ट डॉक्टर हैं, जिनका IQ लेवल अच्छा है, उनको भेजा जाता है, क्योंकि वो अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। और पूरी दुनिया के बेस्ट डॉक्टर WHO के पास अवेलेबल रहते हैं। और मैं कहता हूँ बेस्ट डॉक्टर को नहीं भेजते, किसी झोला छाप RMP डॉक्टर को भी भेज देते ना, तो वो भी पता लगा लेता कि ये आदमी से आदमी के बीच में फैलता है। लेकिन WHO कुछ नहीं करता। 4 जनवरी को कहता है कि आदमी से आदमी के बीच में नहीं फैलता। 5 को भी कहता है कि कोई खतरा नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। 7 जनवरी को अब वो उस वायरस का नाम देता है। वो कहता है कि इस वायरस का नाम अभी पता नहीं लगा, तो चलो इसको नोवल कोरोना कह देते हैं। 2019 में आया है तो नोबल कोरोना कह देते हैं। और चीन की तारीफ करता है कि चीन बड़ा अच्छा काम करा है, बहुत अच्छा कंट्रोल करा। अब 9 जनवरी को WHO फिर चीन की तारीफ करता है। ये जो मैं आपको सुना रहा हूं ना, ये किस लिए सुना रहा हूं कि WHO चीन का गुणगान कैसे कर रहा है। अपने यहां जैसे हम किसी की आरती करते हैं ना, वंदना करते हैं। चारण भाट जब राजा महाराजा रखते थे अपने यहाँ, चारण भाटों को अपना झूठा गुणगान करवाने के लिए, ऐसा लगता है कि चीन ने WHO के
महानिदेशक के रूप में एक चारण को, एक भाट को रखा है जो केवल चाइना का गुणगान कर रहा है। 4 तारीख को करता है, 5 को करता है, फिर 7 को करता है, फिर 9 जनवरी को फिर गुणगान करता है कि इतने कम समय में चाइना ने वायरस की पहचान कर ली है, और फिर कहता है कि ये आदमी से आदमी के बीच में नहीं फैलता। अब चीन को वो सलाह देता है कि आपको कोई ट्रैवल बैन नहीं करना, कोई ट्रेड बैन नहीं करना, और पूरी दुनिया को भी कहता है कि चाइना के अंदर कोई खतरा नहीं है, ट्रेड बैन और ट्रैवल बैन मत करो। होना क्या चाहिए कि WHO को, डॉक्टर के पास आप जाएंगे तो डॉक्टर एहतियात की बात करता है, डॉक्टर संक्रमण फैलने की बात नहीं करता। आप हाथ धोने की बात हो, मान लीजिए हाथ धोने से कोई बीमारी फैलने वाली है और वो बीमारी आपके गांव में नहीं फैली, दूसरे किसी गांव में, दूसरे किसी प्रांत में फैली हुई है, तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर क्या कहेगा कि भाई आपने यहाँ है तो नहीं, लेकिन फिर भी आप हाथ धो लो तो दिक्कत क्या है, साबुन से हाथ धो लोगे तो नुकसान कुछ होने वाला नहीं है, फायदा ही होने वाला है। WHO उल्टा करता है, WHO कहता है कि आदमी से आदमी के बीच में नहीं फैलती। 13 जनवरी को अब थाईलैंड के अंदर मामले सामने आते हैं तो WHO फिर अपनी इमरजेंसी कमेटी की मीटिंग बुलाने का नाटक करता है। 14 जनवरी को WHO फिर ट्वीट करता है और वो कहता है कि ये आदमी से आदमी के बीच में नहीं फैलता, लेकिन फिर क्योंकि खबरें आ चुकी हैं इसलिए फंसा हुआ है, तो वो ये कहता है कि परिवार के सदस्यों के बीच में इसका माइल्ड इन्फेक्शन हो सकता है, जो बिल्कुल क्लोज रहते हैं, जो बिल्कुल बॉडी से बॉडी टच में रह सकते हैं, जैसे पति पत्नी आपस में गले मिलते हैं, साथ रहते हैं 24 घंटे, तो वो कहते हैं परिवार में फैल सकता है, लेकिन इसका बाहर फैलने का कोई खतरा नहीं है, कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हो सकता। 20-21 फरवरी को अब WHO 24 दिन का, 21 दिन का वेट करने के लिए अपने कुछ लोगों को ऐसे ही वुहान में विजिट करने के लिए भेजता है। अब अमेरिका की धरती के ऊपर 21 जनवरी को पहला मामला आता है, संक्रमित व्यक्ति चीन से आया है। उसके बाद 22 जनवरी को WHO की टीम वुहान से रिपोर्ट भेजती है और वहाँ पर वो साफ साफ कहती है कि आदमी से आदमी के बीच में फैलता है और यहाँ पर आइसोलेशन किया है और हाथ धोना चाहिए और इसके बारे में ये करना चाहिए। अब WHO का चेयरमैन, WHO का महानिदेशक मिस्टर टुड्रोस फिर चाइना की तारीफ करता है और वो कहता है कि चाइना बहुत अच्छा काम कर रहा है, कोई गाइडलाइन जारी नहीं करता। 23 जनवरी को वुहान में लॉकडाउन हो जाता है। अब WHO अभी भी ये कहता है कि ये थोड़ा सा खतरा है, इमरजेंसी की थोड़ी सी कंडीशन है, लेकिन WHO कोई इंटरनेशनल फ्लाइट बंद करने की बात नहीं करता, आदमियों को एक दूसरे से संपर्क से बचने की बात नहीं करता, कोई रोक लगाने के लिए इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कुछ काम करना उसकी कोई बात नहीं करता। अब WHO अच्छी तरह से देखरेख करने के लिए चाइना को चिट्ठी लिखता है कि हम अपनी एक एक्सपर्ट की टीम भेजना चाहते हैं, तो चाइना 2 हफ्ते तक WHO की उस चिट्ठी का कोई उत्तर नहीं देता। उसके बाद चाइना कहता है कि अच्छा आप किस किस को भेजोगे, मेरे पास पहले नाम भेजो, तो WHO नाम भेजता है, तो चाइना टिक करता है कि ये डॉक्टर ठीक है, ये डॉक्टर ठीक है, ये डॉक्टर ठीक है, ये एक्सपर्ट ठीक है। वो कहता केवल इन्हीं को भेजो जो कम्युनिस्ट मानसिकता के हैं, जो चाइना के फेवर में रिपोर्ट देने के लिए तैयार हैं, उन्हीं को भेजो। उसके बाद उन लोगों को भेजा जाता है। वो लोग जब जाते हैं तो चाइना उनको बनी बनाई एक रिपोर्ट दे देता है। वो व्यक्ति जो रिपोर्ट देते हैं वो अपनी कोई जांच नहीं करते, चाइना की दी हुई रिपोर्ट के ऊपर WHO की स्टैंप मार देते हैं और पूरी दुनिया के अंदर प्रेस रिलीज जारी कर देते हैं कि देखो चाइना ने बहुत अच्छा कंट्रोल कर दिया। फिर चाइना का गुणगान किया जाता है, फिर चाइना की तारीफ की जाती है। अब 30 जनवरी को बहुत से देशों में फैल चुका है, लगभग 40-50 देशों में चीज़ें आनी शुरू हो गई। जर्मनी के अंदर, जापान के अंदर, वियतनाम के अंदर, अमेरिका के अंदर पता लग गया है कि आदमी से आदमी के बीच में संक्रमण हो रहा है। इसके बावजूद WHO कोई भी इंटरनेशनल ट्रैवल के ऊपर, इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर अंकुश लगाने का काम नहीं करता। उसके बाद 31 जनवरी के बाद 7 फरवरी को भी डॉक्टर ली गायब हो जाती है। चाइना कह देता है कि संक्रमण से उसकी मौत हो गई। 10 फरवरी को चीन की मदद के लिए WHO की टीम फिर पहुंचती है। 11 फरवरी को देखिए पूरी दुनिया में फैला हुआ वायरस, WHO किस काम में लगा हुआ है? चीन की तारीफ करने के काम पर। जो करना चाहिए, झोला छाप अगर कोई झोला छाप डॉक्टर भी WHO की जगह होता तो वो डॉक्टर भी यही कहता कि भाई अगर ये आदमी से आदमी के बीच में फैलता है तो ट्रैवल के ऊपर रोक लगा दो, ये ध्यान रखो, ये सावधानी रखो। अपने गाँव के अनपढ़ व्यक्ति को भी, जो हाली पाली जो पशु चराता है, उसके अंदर भी इतनी समझ है, लेकिन टुड्रोस के अंदर इतनी समझ नहीं है, WHO के अंदर इतनी समझ नहीं है। तो 11 फरवरी को WHO महामारी से लड़ नहीं रहा, नामकरण में लगा हुआ है।
क्या? ताकि चाइना की कहीं बेइज्जती ना हो जाए। अब वायरस के नामकरण से भी देश की इकोनॉमी के ऊपर फर्क पड़ता है। मैंने बताया ना 2008 में चाइना ने के अंदर ये जो मिल्क स्कैंडल हुआ, जो फूड स्कैंडल हुआ, 3 लाख बच्चों की किडनी फेल हुई, उसके बाद चाइना की इकोनॉमी के ऊपर बहुत बड़ा झटका लगा। और झटका कितना बड़ा लगा कि उस केस के 12 साल बाद भी आज दुनिया के 20 से अधिक ऐसे देश हैं, 50 भी हो सकते हैं। मैंने डाटा क्रॉस चेक नहीं किया, इसलिए मैं कोई बिना क्रॉस चेक किया हुआ डाटा बोलना नहीं चाहता, लेकिन मोटे मोटे देशों के नाम मुझे ध्यान है जिनका डाटा मैंने क्रॉस चेक किया। तो 20 से अधिक ऐसे देश हैं जो चाइना से कोई भी डेयरी प्रोडक्ट नहीं मंगवाते। तो इस वायरस का नाम यदि चाइनीज वायरस हो जाता, इस वायरस का नाम यदि वुहान वायरस हो जाता, इस वायरस का नाम यदि कम्युनिस्ट वायरस हो जाता, इस वायरस का नाम बीजिंग वायरस या शंघाई वायरस हो जाता, इस वायरस का नाम चाइना से किसी भी तरीके से जुड़ जाता, तो चाइना की इकोनॉमी को एक बड़ा झटका लगने वाला था। और अब तक पूरी दुनिया में जितने वायरस आए हैं, एक परंपरा रही है, उन वायरसों का नाम जहाँ से वो निकले उसके नाम पर रखा जाता है। इबोला वायरस आया, इबोला रिपब्लिक ऑफ कांगो में एक नदी है, जैसे अपने यहाँ कांगो गंगा नदी है ना, ब्रह्मपुत्र नदी है, गंगा नदी है, ऐसे एक मेन नदी रिपब्लिक ऑफ कांगो की है इबोला। हम इबोला नदी को नहीं जानते, हम इबोला वायरस को जानते हैं। हमें अगर ये पता है कि इबोला कांगो में है और कांगो से वायरस आया, तो क्या आपको कोई फ्री में टिकट दे तो आप कांगो में घूमने के लिए जाएंगे? जैसे इटली में अभी वायरस है, इटली की कोई आपको फ्री की टिकट दे, क्या आपके बच्चे ने 5 रुपए की चॉकलेट खरीदी और चॉकलेट के साथ इटली की फ्री में टिकट मिल रही है आने जाने की, उसके साथ साथ रहना खाना फ्री मिल रहा है, पूरा मिलान शहर का आपको हिपोन हिपोप टूर मिल रहा है गाइड के साथ, आप में से कोई व्यक्ति जाएगा? क्योंकि जहां वायरस हो वहां पर कोई जाना नहीं चाहता। सार्स जहां से निकला, इबोला जहां से निकला, जीका जहां से निकला, मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जहां से निकला, इन सब का नाम जहां से ये निकले उसके नाम पर किया गया। ये एक सामान्य परंपरा है। WHO ने षड्यंत्र किया कि इसका नाम किसी भी तरीके से चीन के साथ नहीं जुड़ना चाहिए, और जैसे ही मीडिया में ट्रंप ने इसको चाइनीज वायरस कहा, इसको वुहान वायरस कहा, तो चाइना को मिर्ची लगी। चाइना ने अपने एम्बेसडर को कहकर मीडिया के अंदर अपने फॉरेन मिनिस्टर से कहकर बयान दिलवाया कि ये तो एशिया के साथ नस्ल भेद कर रहे हैं, चाइना के साथ नस्ल भेद कर रहे हैं। इबोला किससे नहीं हुई? जीका से नहीं हुई। जितने वायरसों के नाम अब से पहले हुई, उन देशों ने कभी नहीं कहा कि ये नस्ल भेद है, हमारे देश की बदनामी है। चाइना के ऊपर नाम रखा गया तो उसको दर्द होना शुरू हुआ। क्यों? क्योंकि उसकी दाढ़ी में तिनका था। तो ये काम किया गया। अब 11 फरवरी तक WHO वायरस से नहीं लड़ रहा, नाम रखने में जुटा हुआ है कि चीन को कैसे बचाया जा सके। तो इसका नाम रखता है ये वायरस नोबल कोविड कोरोना है 19, मतलब ऐसा कोरोना का प्रकार जो 2019 में पाया गया, जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, जिसका नामकरण नहीं है, जो अज्ञात है, ये नामकरण करता है। तो इस नामकरण करवाने में भी साजिश छुपी हुई है। जब पहली बार ट्रंप ने इसको चाइनीज वायरस कहा, तो चीन के फॉरेन मिनिस्टर का फ़ोन अपने यहाँ विदेश मंत्रालय को आया और उन्होंने कहा कि देखो, भारत तो चीन का दोस्त है, हिंद चीनी तो भाई भाई, आप हमारा साथ दो, आप हमारे साथ खड़े हो जाओ, और इस वायरस का नाम देखो चाइनीज़ वायरस नहीं होना चाहिए, वुहान वायरस नहीं होना चाहिए, इससे तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी, चीन की बेइज्जती हो जाएगी, एशिया की बेइज्जती हो जाएगी, और एशिया और चीन की बेइज्जती तो सांझी है। तो ये ड्रामा किया जाता है, मीडिया में रिपोर्ट जारी की जाती है, अपने कम्युनिस्ट प्रोपोगेंडा मशीनरी को जारी कर दिया जाता है, अलग अलग पत्रिकाओं में रिपोर्ट छापी जाती है कि ये तो लैब में बन ही नहीं सकता, ये तो कुत्ते से आया, ये तो एक वो पेंगुइन जैसा जानवर है, उस जानवर से आया। फिर आज ये रिपोर्ट करवाई कि ये तो चमगादड़ से आया। भारत के साइंटिस्ट ने कह दिया कि चमगादड़ों के अंदर, चमगादड़ की 3000 से ज़्यादा प्रजातियों के अंदर सैकड़ों प्रकार के कोरोना वायरस पाए जाते हैं। लेकिन भारत के साइंटिस्ट ने कहा कि 1000, 2000, 5000 सालों में कोई रेयर घटना होती है जब चमगादड़ का वायरस आदमी के शरीर में एंट्री करे।
सामान्य तौर पर जानवर का वायरस आदमी के शरीर में एंट्री नहीं कर पाता। एंट्री करेगा तो एंट्री करते ही हमारे शरीर का जो एंटीबायोटिक सिस्टम है, जो इम्यून सिस्टम है, हमारे यहाँ जो एंटी फंगल, एंटी वायरल, एंटी मलेरियल सिस्टम है, वो उसको किल कर देता है हमारे शरीर के अंदर। जैसे देश की रक्षा बीएसएफ करता है, मिलिट्री करता है, आईबी करता है, रा करता है, ऐसे सारे एंटीजन, टी सेल्स, लिम्फोसाइट्स, वाइट ब्लड सेल हमारे शरीर के अंदर पैदा होते हैं, जो कुछ भी फॉरेन मटेरियल, कोई टॉक्सिन्स, कोई बाहरी तत्व अगर शरीर के अंदर जाता है तो उसको बाहर करते हैं, युद्ध चलता है। जैसे अपने यहाँ आईबी सीआईडी रिपोर्ट बनाती है ना कि कोई मानव बम बनकर आया, राजीव गांधी को मारा, तो किसी भी व्यक्ति की माला या मानव बम बनने की संभावना को खत्म करने के लिए सीक्रेट सर्विस की के अंदर केस स्टडी आ जाती है। तो हमारे यहाँ जो हमारी प्रतिरक्षा इम्यून सिस्टम के जो हमारे सैनिक हैं, जो एंटीजन हैं, एंटीबॉडीज़ हैं, हमारे जो रक्षा सैनिक हैं, वो मेमोरी अपने यहाँ रिजर्व करते हैं। एक वायरस आता है, उस वायरस से एक बार लड़ते हैं तो आगे तक के लिए वो मेमोरी उसके अंदर सेव हो जाती है। उस वायरस का एक कण भी आता है तो उसी रणनीति के साथ हमला करते हैं और उसको नेस्तनाबूद कर देते हैं, उसको विध्वंस कर देते हैं। ऐसा काम करने का है। तो 12 फरवरी को टेड्रोस फिर कहता है, चाइना की फिर तारीफ करता है। वो कहता है कि देखो चाइना के नए मामलों में अभी स्थिरता आ गई, चाइना में नए मामले नहीं आ रहे और ये चाइना बहुत अच्छा काम कर रहा है। 16 से 14 फरवरी को WHO के विशेषज्ञ चीन में जाते हैं, वुहान का दौरा करते हैं, बातचीत करते हैं, चाय पकौड़ा खाते हैं। दूसरे शब्दों में मैं कहूँ तो रिसर्च तो क्या करते हैं, चीन की फिर जो रिपोर्ट होती है उसके ऊपर मोहर लगाते हैं। फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो देखो वो कहते हैं कि देखो वुहान में चाइना ने बहुत अच्छा कंट्रोल किया। अब देखो WHO की विशेषज्ञों की जो टीम जाती है तो उनको पहला निर्देश क्या होता है, उनको पहला निर्देश होता है, केवल एक ही निर्देश होता है, वो निर्देश होता है कि आपको पेशेंट जीरो की खोज करना है। अब ये पेशेंट जीरो क्या भला है, हम ज़्यादा टेक्निकल टर्मिनोलॉजी में नहीं जाएंगे, ना तो आप डॉक्टर हैं, वैज्ञानिक हैं, ना मैं डॉक्टर और साइंटिस्ट हूँ। तो पेशेंट जीरो क्या होता है, शब्दों में, मोटी भाषा में, गांव की भाषा में, लेमैन की भाषा में देखें तो पेशेंट जीरो वो होता है जिसके अंदर पहली बार ये वायरस आया। अब पेशेंट जीरो के अंदर वायरस का जो नमूना होगा, जो जीनोम स्ट्रक्चर होगा, उससे पता लगेगा कि वायरस क्या है, किसी लैब में बनाया गया है, ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है, इस वायरस से कैसे लड़ा जा सकता है। ये वायरस जब दूसरे व्यक्ति के शरीर में जाता है तो अपने आप में म्यूटेट तो नहीं होता, मतलब अपनी संरचना को बदलता तो नहीं है, बदलाव करता है तो कैसा बदलाव करता है, ये वायरस का जीनोम स्ट्रक्चर, इसका जेनेटिक स्ट्रक्चर, इसके अंदर जो RNA DNA मटेरियल है वो कैसा है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उससे कैसे लड़ा जा सकता है, कौन सी दवाई इसके ऊपर असर कर सकती है। तो पहला काम क्या होता है कि इसके सारे डाटा को लेना, इसके सैंपल की रिपोर्ट को लेना, इसकी केस स्टडी को लेना। अब WHO की टीम जाती है, वो पेशेंट जीरो की कोई खोज नहीं करती। फैला जा चुका है, पेशेंट जीरो मर चुका होता है, उसको गायब कर दिया जाता है। चाइना उसकी कोई रिपोर्ट नहीं देता, उल्टा चाइना वो सारी रिपोर्ट गायब कर देता है। तो भी चाइना जो रिपोर्ट देता है उसके ऊपर WHO की टीम फिर मोहर लगा देती है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहती है कि चाइना ने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा कंट्रोल किया। देखो वुहान के अंदर अभी नए मामले नहीं आ रहे, वुहान के अंदर कंट्रोल कर लिया। WHO इंटरनेशनल फ्लाइट के ऊपर अभी भी रोक नहीं लगाती, इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर रोक नहीं लगाती, देशों के अंदर से विशेषज्ञों की टीम नहीं बनाती, देशों को अलर्ट नहीं करती कि इसके ऊपर रोक लगानी है। अब भारत को भी अलग अलग जासूसी एजेंसियों से अलग अलग तरीकों से पता लग जाता है, मोदी जी अलर्ट हो जाते हैं। फरवरी के अंदर ही वो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की एक कमेटी बना देते हैं, अपने यहाँ दवा कंपनियों के साथ बैठक कर लेते हैं ताकि दवा कंपनियों के साथ आने वाले खतरे से निपटा जा सके। और देखिए जो इंटरनल रिपोर्ट है, कोई लेना चाहे तो उनको ये रिपोर्ट मिलती है कि ये जो खतरा है ये खतरा बढ़ सकता है। अब 17 फरवरी को आ जाइए, 17 फरवरी को संक्रमितों का आंकड़ा जारी किया जाता है। दुनिया भर के नेताओं से फिर वो आह्वान करते हैं कि इसको रोकथाम किया जाना चाहिए। इस रोग के लक्षणों के बारे में बताया जाता है। लक्षणों के बारे में बताना कब चाहिए, दिसंबर में जब पहला पेशेंट मिला, जब ताइवान की चिट्ठी मिली। दिसंबर से 17 फरवरी तक कितने दिन हो चुके हैं, 48 दिन हो चुके हैं। अब लक्षणों के बारे में बताया जा रहा है। जब 70 लाख लोग चाइना से पूरी दुनिया में जा चुके हैं, दुनिया के 50 से अधिक देशों में वायरस फैल चुका है, मतलब मामले आ चुके हैं, और 50-60 से अधिक देशों के अंदर हिडन है, मतलब वायरस फैल चुका है, उसके सिम्टम दिखे नहीं है
किसी को कोरोना होता है तो सिम्टम दिखने में 5 दिन के 7 दिन से लेकर 14 दिन से लेकर 20-20 दिन तक का समय लगता है। और बहुत से पेशेंट ऐसे होते हैं जिनके अंदर सिम्टम दिखते नहीं है। कोई एयरपोर्ट के ऊपर स्क्रीनिंग का काम नहीं होता। 18 फरवरी को मेरा जाना हुआ ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में सबसे पहले हम गए पर्थ में। हम जब ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में सबसे पहले गए तो यहाँ से गए तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर हमारी कोई स्क्रीनिंग नहीं की गई, कोई जांच नहीं गई, क्योंकि WHO के कोई ऑर्डर नहीं थे। जब हम वापस 2 मार्च को आए, सिडनी, पर्थ में गए, सिडनी में गए, और तीसरा जो शहर है ब्रिस्बेन, उसमें गए। इन तीनों शहरों में गए तो इनके किसी एयरपोर्ट के ऊपर कोई जांच नहीं की गई। जब हम ऑस्ट्रेलिया से वापस आए तो वहाँ के एयरपोर्ट पर कोई जांच नहीं की गई। आते हुए 2 मार्च को एयरपोर्ट के ऊपर भारत ने जरूर स्क्रीनिंग की गई, जरूर जांच की गई। टेम्परेचर लेने का काम हो रहा था। हम रात को 2 बजे आए थे। तो अब 28 फरवरी को आ जाइए। 28 फरवरी को WHO की टीम रिपोर्ट जारी करती है। अब रिपोर्ट जारी कब करती है? देखिए, 30 + 28, एक तरीके से 58 दिन बाद रिपोर्ट जारी करती है। जो रिपोर्ट 2 दिन के अंदर महामारी फैलने के दूसरे दिन आ जानी चाहिए, वो रिपोर्ट 58 दिन बाद जारी होती है। अब रिपोर्ट जारी करता है तो उस रिपोर्ट में अब साफ साफ, क्योंकि अब तो पूरी दुनिया में पता लग गया है, दुनिया के लोगों को पता लग गया है कि आदमी से आदमी के बीच में ट्रांसफ़र होता है। अब यदि WHO ये कहे कि आदमी से आदमी के बीच में ट्रांसफ़र नहीं होता तो WHO की तो पोल खुल जाएगी, उसके ऊपर कोई यकीन करेगा नहीं। तो अब अपने पापों को छुपाना है तो उसके लिए WHO कहता है कि ये लोगों के संक्रमण से फैलता है, लेकिन बहुत करीब के संक्रमणों से फैलता है, लेकिन ये हवा से नहीं फैलता। अभी भी मिसगाइड करता है। वो कहता है कि लोगों से तो फैलता है। 5 बार क्या कहा पूरे जनवरी में, पूरे फरवरी में, कि ये आदमी से आदमी के बीच में नहीं फैलता। जब दुनिया के 100 देशों में फैल चुका, फिर कहता है कि आदमी से आदमी के बीच में तो फैलता है, लेकिन ये हवा से नहीं फैलता। आपने अभी रिपोर्ट देखी होगी, रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट है कि इस वायरस के माइक्रो ड्रॉपलेट 3 घंटे तक हवा में रहते हैं और 27 फीट तक इफेक्ट करते हैं। WHO क्या कहता है कि हवा से नहीं फैलता। रिपोर्ट क्या कहती है, सच क्या है कि हवा से फैलता है। हवा में ये वायरस 3 घंटे तक जिंदा रह सकता है और कितनी दूर फैल सकता है? 27 फीट दूर तक फैल सकता है। आज मैं यहाँ पर छींक मारूं तो हम छींक, मान लीजिए मैं जोर से थूकता हूँ तो थूक की कुछ बूंदें कुछ ग्राम की मिलेंगी, कुछ मिलीग्राम की बनेगी, कुछ माइक्रोन की मिलेंगी, माइक्रोमीटर की बनेगी, माइक्रो लीटर की बनेगी। मतलब हमारे बाल की मोटाई से भी 10 गुना ज़्यादा कम। बाल की मोटाई कितनी होती है? उससे 10 गुना ज़्यादा कम जो हवा में नमी की बूंद, हवा के अंदर नमी अणुओं के रूप में रहती है, माइक्रोन के साइज में रहती है, वो नमी, भारी बूंद, डस्ट, हम रेत हवा में उछालें तो वो नीचे बैठ जाएगा। हम रेत को बारीक करके 1000 गुना ज़्यादा पीस कर उसकी डस्ट को हवा में उछालें तो वो तैरती रहेगी कई घंटे तक, और तैरती तैरती वो ट्रेवल करती है हवा के साथ। ऐसे ही इस नमी की बूंदें, संक्रमण की बूंदें जब कोई छींकता है तो वो छींक के माइक्रो ड्रॉपलेट, ऐसे ड्रॉपलेट मतलब ऐसी पानी की बूंदें जिनका साइज बाल से भी 100 गुना ज़्यादा बारीक है, वो माइक्रो ड्रॉपलेट हवा में 27 फीट दूर तक ट्रेवल कर सकती हैं और 27 फुट दूर तक व्यक्ति को बीमार कर सकती हैं। ये WHO ने आज तक नहीं बताया है, ये 3 दिन पहले पता लगा है। प्राइवेट लैब अलग अलग देशों ने बताया है। WHO ने क्या कहा कि हवा से नहीं फैलता। अब आगे आ जाइए, 28 फरवरी के आगे 9 मार्च में आते हैं। अब 9 मार्च में इटली लॉकडाउन कर देता है। अब 9 मार्च को जब इटली लॉकडाउन कर देता है और लॉकडाउन होने के बाद जब पूरी दुनिया में थू थू होनी शुरू हो जाती है, पूरी दुनिया अपने लेवल के ऊपर स्टेप उठाना शुरू कर देती है, तो अब WHO इसको महामारी घोषित करता है। कितने दिन बाद? 31 दिसंबर के बाद पूरा जनवरी गया, पूरा फरवरी गया, 31 दिन प्लस में 28 दिन और प्लस में 11 दिन, 31 + 28 59, 59 + 11 60 और 10 70 दिन बाद इसको महामारी घोषित करता है। और तब तक 100 से अधिक देशों में संक्रमण के मामले सामने आ जाते हैं। इससे अधिक ज़्यादा दादागिरी की, गुंडागर्दी की, मानवता की हत्या करने की कोई दूसरी घटना हो सकती है? आप सोच सकते हैं। इंटरनेशनल लेवल का संगठन जिसके पास जिम्मेदारी है पूरी दुनिया को स्वस्थ रखने की, पूरी दुनिया को महामारी से बचाने की,
वही संगठन षड्यंत्र करता है कि पूरी दुनिया में महामारी को फैलाना है। 19 मार्च को चाइना के अंदर कोरोना का कोई मामला नहीं आता। पूरी दुनिया के अंदर लोग सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में मर रहे हैं। भारत के अंदर लॉकडाउन की योजना बनानी शुरू कर दी जाती है। चीन के अंदर वायरस के मामले आने शुरू हो जाते हैं। और 20 मार्च को अब टेड्रोस दोबारा कहता है कि ये, पहले तो WHO ये कहता है कि ये केवल बूढ़ों में होता है, जिनको कोई बीमारी होती है उनको कहता है। अब 20 मार्च को जब युवाओं को भी होने लग जाता है तो कहता है कि ये युवाओं में भी हो सकता है। 25 मार्च को अब डोनाल्ड ट्रंप हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के लिए WHO को बताता है कि ये फ्रांस में इसका इलाज हुआ है तो इसका ट्रीटमेंट हो सकता है। WHO कहता है कि अभी तक हमने किसी भी दवा के लिए मंजूरी नहीं दी कि इसके ऊपर किस प्रकार से कंट्रोल होगा। 6 अप्रैल को WHO फिर गाइडलाइन को अपडेट करता है और गाइडलाइन को अपडेट करते हुए कहता है कि ये वायरस हवा में भी फैलता है, हवा में फैलता हुआ है, और वो कहता है कि इसके लिए मास्क लगाना चाहिए, इसके लिए दूसरे उपाय भी करने चाहिए। 8 अप्रैल को WHO की फिर आलोचनाएं शुरू होती हैं, और ये जो अप्रैल आते आते देखिए सारी फाइलें खुल जाती हैं। मार्च के लास्ट वीक में खुलेआम ट्रंप इंटरनेशनल मीडिया में कह देता है कि ये तो चाइनीज वायरस है, ये तो वुहान वायरस है, ये तो कम्युनिस्ट वायरस है, ये तो लैब में बनाया हुआ वायरस है। अब WHO के पास कुछ बचता नहीं है, तो चाइना WHO के फेवर में खड़ा होता है। चाइना कहता है कि WHO ने बहुत अच्छा काम किया, WHO जैसा तो कुछ है ही नहीं, और मिस्टर टेड्रोस जैसा तो कोई आदमी धरती के ऊपर नहीं है। WHO तो बहुत अच्छा काम कर रहा है। इस संक्रमण के दौर में, इस महामारी के दौर में, इस आपदा के दौर में, इस अंतर्राष्ट्रीय इमरजेंसी के दौर में हमें राजनीति से बचना चाहिए, हमें झगड़ा नहीं करना चाहिए। शी जिनपिंग G20 की बैठक में आता है, बैठक में जहां G20 के सारे देश, इस 27 मार्च तक लॉकडाउन हो चुका होता है अधिकतर देशों में। 25-26 मार्च को ये डिजिटल वर्चुअल मीटिंग हुई थी G20 देशों की। तो मार्च के लास्ट वीक में जो मीटिंग होती है तो उसमें सारे देश तो वायरस से कैसे बचें इसकी बात करते हैं। शी जिनपिंग वहाँ पर एक नया आइडिया रखता है। वो कहता है कि अब देखो वायरस फैल चुका है, सबको मास्क की ज़रूरत है, सबको वेंटिलेटर की ज़रूरत है, सबको किट की ज़रूरत है, सबको ग्लव्स की ज़रूरत है, सबको पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की किट की ज़रूरत है। तो अब ये जो टैरिफ लगाया हुआ है, WTO के नियम है, ये जो WTO के एग्रीमेंट में कहीं कहीं इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जो दिक्कतें हैं, ट्रेड में जो दिक्कतें हैं, अब सारी बाउंड्री खोल देनी चाहिए ताकि सामान अच्छे तरीके से जल्दी आ और जा सके। मतलब पूरी दुनिया मर रही है। शी जिनपिंग क्या चाहता है कि मैं पूरी दुनिया को मेडिकल का सामान बेचूं। अब और चाइना क्या करता है, अपने वुहान शहर को खोल देता है, फैक्ट्रियों को चालू कर देता है, पूरी दुनिया में दिखाता है कि देखो अब पूरी दुनिया में तो वायरस है, मेरे यहाँ वायरस नहीं है, मेडिकल इक्विपमेंट मेरे पास है। उसके पास धड़ाधड़ ऑर्डर आते हैं, इटली से ऑर्डर आता है, स्पेन से ऑर्डर आता है, फ्रांस से ऑर्डर आता है, UK से ऑर्डर आता है, USA से ऑर्डर आता है। और केवल देशों से ऑर्डर नहीं आता, देशों के राज्यों से ऑर्डर आता है। भारत से ऑर्डर आता है तो भारत का दिल्ली भी ऑर्डर करता है, तमिलनाडु ऑर्डर करता है, असम ऑर्डर करता है, स्टेट भी ऑर्डर करते हैं कि इतने दस्ताने हमें अलग से दे दो। सेंटर से तो मिलेगा, वो मिलेगा, लेकिन हमें अपने स्टेट की पुलिस के लिए, नर्स के लिए, हमारे डॉक्टर के लिए हमें टेस्टिंग किट चाहिए, हमें दस्ताने चाहिए, हमें मास्क चाहिए, हमें ग्लव्स चाहिए, हमें ये दवाएं चाहिए, हमें वेंटिलेटर चाहिए। तो पूरी दुनिया में अब चाइना को ऑर्डर मिलने शुरू होते हैं तो चाइना माल के दाम बढ़ा देते हैं। 100 रुपये का मास्क 500 रुपये में बेचता है, एक दवा जिसकी कीमत 10 रुपये उसको 50 रुपये में बेचता है, और फिर कहता है कि मुझे एडवांस चाहिए तो एडवांस पैसा लेता है। एडवांस पैसा लेने के बाद दुकानदार की जिम्मेदारी होती है, चीन की जिम्मेदारी होती है कि वो माल को उस देश तक पहुंचाए। तो वो कहता है कि मेरे पास पहुंचाने के लिए कार्गो नहीं है, शिप नहीं है, तो आप अपना कार्गो भेजो, अपना शिप भेजो। अब उस देश के लोग जान बचाने के लिए, अब क्योंकि पूरी दुनिया के वेयर हाउस से, पूरी दुनिया की फैक्ट्रियों से जो माल बनता है उसमें 200 करोड़ मास्क के ऊपर चाइना ने कब्जा किया हुआ है, पूरी दुनिया से साफ करके खरीद लिए। अब आप सोचिए कि आपके गांव में किसी एक दुकानदार को पता लग जाए कि आने वाले समय में गांव में मलेरिया फैलने वाला है और मलेरिया की जो क्लोरोक्विन की दवाई है मैं उसको स्टोर कर लूँ। गांव में उसको पता लग जाए कि अकाल पड़ने वाला है, अनाज पैदा होगा नहीं, तो पूरी दुनिया में, पूरे गांव में जो अनाज दूसरे दुकानदारों के पास है उन सब से 10 रुपये की कीमत है तो 12 रुपये में खरीद ले, क्योंकि उसको पता है कि आगे ये 50 रुपये में बिकने वाला है। तो ऐसे कालाबाजारी होती है। तो चीन को दिसंबर से पता है क्योंकि उसने ये वायरस बनाया है, तो वो दिसंबर और जनवरी में पूरी दुनिया के अपने कम्युनिस्ट लोगों से कहता है कि देखो चाइना के अंदर वायरस फैला हुआ है। अब चाइनीज़ लोगों को तो नहीं पता, वो कहता है कि आपको जहाँ जिस रेट में
मास्क मिलते हैं, वेंटिलेटर मिलते हैं, पीपीई मिलते हैं, ग्लव्स मिलते हैं, उन सबको खरीद के रख लो और चाइना में भेज दो। टनों की संख्या में सामान चाइना में भेजा जाता है। चाइना अपने यहाँ गवर्नमेंट के पास वो दबाकर वेयर हाउस के अंदर रख लेता है। अब चाइना को 5 गुना ज़्यादा लोग पैसे देने के लिए तैयार हैं, और पैसे बाद में देने के लिए तैयार नहीं है, एडवांस में देने के लिए तैयार हैं। और लूटमार कैसे मची हुई है। स्पेन का माल लेकर कोई जहाज़ निकलता है, तुर्की की पोर्ट के ऊपर तेल भरवाता है, तो तुर्की की आर्मी उसके ऊपर कब्जा कर लेती है कि हमें मास्क की ज़रूरत है तो हम रखेंगे। मतलब एक तरीके से जो जंगल राज जो कबीलों के बीच में पुराने ज़माने में होता था कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, कोई नियम नहीं, कोई कायदा नहीं, कोई कानून नहीं, कोई मर्यादा नहीं, कोई सभ्यता नहीं, जिसके हाथ जो लगे लूट लो, वैसे उसके सामान को लूटा जाता है। कोई कार्गो जाता है, कार्गो को सामान लेकर जाना है यूके के लिए, बीच में मान लीजिए वो किसी देश में, तुर्की जैसे किसी और देश के अंदर वो लैंड करता है तेल भरवाने के लिए, तो उसके जहाज़ को रनवे के ऊपर उड़ान नहीं भरने दी जाती और कहा जाता है कि ये सामान तो हमारा है। भारत ने ऑर्डर दिया 31 मार्च को कि हमें रैपिड टेस्टिंग किट चाहिए। चाइना को ऑर्डर दिया, चाइना ने भारत के लिए माल पैक कर दिया, जहाज में भर्ती कर दिया। किसी और देश को ज़्यादा ज़रूरत थी, भारत ने वो सामान 100 रुपये में ख़रीदा था, दूसरे देश ने कहा कि मुझे दो, मैं आपको 200 रुपये दूंगा। तो पैक किया करवाया सामान चाइना ने, जहाज में लदा लदाया सामान, पायलट को कहा कि तुम्हें दिल्ली जाना था, अब दिल्ली की जगह दूसरे देश में आपको पेरिस में जाना है, आपको मिलान में जाना है, वहाँ का रुख कर लो। मतलब एक तरीके से जो काला बाजारी की, लूट मार की, लफंगेपन की, लुच्चेपन की हद है, वो करने का काम चाइना ने किया है। अब ये सारी चीज़ें आपके सामने एक्सपोज हो चुकी हैं, कुछ छुपा हुआ नहीं है, और इन सारी चीज़ों के ऊपर मोहर लग रही है। यूएसए की कंपनी ने चाइना के ऊपर $20 ट्रिलियन का हर्जाना किया है, मुकदमा किया है। यूएसए के सीनेटर्स ने डब्ल्यूएचओ के हेड को चिट्ठी लिखी है कि कोरोना वायरस की सूचना आपको कब मिली, ये कोरोना वायरस के बारे में जो आपके पास ईमेल है, एसएमएस है, आपकी रिपोर्ट, आपकी विशेषज्ञों की टीम गई, उनका डाटा है, उनका मिनट टू मिनट प्रोग्राम है, वो कहाँ से मिले, कैसे मिले, क्या कलेक्शन हुआ, क्या क्या सैंपल आए, उन सब के दस्तावेज आप हमें उपलब्ध करवाएं। यूके कल चाइना को कहता है कि चीन को इन मुश्किल सवालों का जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि जो सब कुछ दिखाई दे रहा है उसमें चाइना की भूमिका षड्यंत्रकारी है। ट्रंप खुलेआम चाइना को ब्लेम करता है कि चाइना ने पूरी मानवता को, पूरी दुनिया को खतरे में डाला है। इजराइल की जासूसी एजेंसी की रिपोर्ट्स आती हैं तो पूरी दुनिया में रिपोर्ट्स खुल रही हैं, और चाइना पिछले हफ्ते एक ऑर्डर जारी करता है अपने देश के लोगों के लिए। क्या ऑर्डर जारी करता है? वो कहता है कि कोरोना वायरस से संबंधित कोई भी रिसर्च होगी तो वो रिसर्च का पेपर पहले चाइनीज गवर्नमेंट देखेगी, उसकी स्क्रीनिंग करेगी, उसका इंस्पेक्शन करेगी, उसको एडिट करेगी, और एडिट करने के बाद ही वो कहीं पर छापा जा सकता है, कहीं पर इंटरनेट के ऊपर अपलोड किया जा सकता है, उसके ऊपर कोई बातचीत की जा सकती है। चाइनीज़ मीडिया में चीन में कोई डॉक्टर, कोई साइंटिस्ट कोरोना के ऊपर, कोरोना वायरस के ऊपर बोल नहीं सकता, बयान नहीं दे सकता। ऑफिशियल की बात तो छोड़ ही दीजिए, अनऑफिशियल अपने पड़ोसी से बात नहीं कर सकता, क्योंकि पड़ोसी से बात करेगा तो रातों रात उसको चाइनीज कम्युनिस्ट आर्मी उसको उठा लेगी, उसको गायब कर दिया जाएगा। और चीन में कोई मानवाधिकार नहीं है, कोई ह्यूमन राइट कमीशन नहीं है, कोई पुलिस उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं करती। तो ये सारी घटनाओं के बाद आप देखते हैं कि ये षड्यंत्र चल रहा है, और इस षड्यंत्र के बीच आपको चाइना की भूमिका स्पष्ट है, आपको डब्ल्यूएचओ की भूमिका स्पष्ट है। जब चाइना ने महामारी घोषित किया 11 मार्च को, उस समय 4000 लोग तो मर चुके थे पूरी दुनिया में। मुझे ऐसा लगता है कि मिस्टर टेड्रोस और शी जिनपिंग इंतजार कर रहे थे कि जब ये पूरी दुनिया के 150 देशों में फैल जाए तो हम इसको महामारी घोषित करें। लंदन में एक बहुत दर्दनाक घटना हुई है। लंदन के रॉयल फ्री हॉस्पिटल में इंसेंटिव केयर यूनिट की आईसीयू की चीफ नर्स जुएनिता नितला अपने एक संदेश में बहुत द्रवित करने वाली बात कहती है। वो कहती है कि इतने ख़राब हालात हैं कि मेरे साथ काम करने वाली एक नर्स जिसको कोरोना हो गया और जो वेंटिलेटर पर थी, उस नर्स का वेंटिलेटर का स्विच मुझे ऑफ करना पड़ा ताकि वो सुकून से मर सके।
कितना बड़ा पाप है। लोग मर रहे हैं, दुनिया खत्म हो रही है और चीन अपने आर्थिक एजेंडे को आगे बढ़ा रहा है। अपने हाथों से वेंटिलेटर का स्विच ऑफ करके किसी को मरते हुए देखना, वो डॉक्टर और नर्स कह रहे हैं पूरी दुनिया के कि हमें अपनी आंखों के सामने देखना पड़ रहा है। वो कहते हैं हमारे सामने 10 पेशेंट मर रहे होते हैं तो हम बूढ़े पेशेंटों को मरने देते हैं क्योंकि हम केवल एक को ट्रीट कर सकते हैं, एक बेड है, एक को बचा सकते हैं, तो 9 को मरने देते हैं, एक उसको बचाने की कोशिश करते हैं जिसको बचने की उम्मीदें हैं। सड़कों के ऊपर लाशें पड़ी हैं, परिजन अपने लाशों को सड़कों के ऊपर रख कर जा रहे हैं, सड़कों के ऊपर लाशें सड़ रही हैं। गवर्नमेंट के पास फैसिलिटी नहीं है उन लाशों को दफना सके। अभी अमेरिका के अंदर लॉकडाउन है तो अमेरिका के अंदर न्यूयॉर्क के गवर्नर के साथ ट्रंप की बहस होती है। ट्रंप कहता है कि लॉकडाउन खोलो। लॉकडाउन अमेरिका यूं खोलना चाहता है क्योंकि यदि ये लॉकडाउन लंबा चला तो देखिए अभी अमेरिकियों की 2 करोड़ अमेरिकियों की नौकरी चली गई है। अगर 1-2 करोड़ लोगों की और अमेरिका के लोगों की नौकरी चली जाती है, अर्थव्यवस्था बैठ जाती है, तो अमेरिका को कोई बचा नहीं पाएगा। ट्रंप की कुर्सी तो जाएगी ही जाएगी, अमेरिका हिल जाएगा। इसलिए ट्रंप बार बार क्या चाहता है कि इस लॉकडाउन को खोल दिया जाए, इस लॉकडाउन को खोल दिया जाए, इस लॉकडाउन को खोल दिया जाए। लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट के गवर्नर हैं, वो ये कहते हैं कि लॉकडाउन नहीं खोलना। लॉकडाउन खोल दिया गया तो इस स्टेट के अंदर हजारों की संख्या में लोग मरेंगे। तो ये विरोध वहाँ पर चल रहा है। अभी तक 2 करोड़ 10 लाख लोग बेरोजगार हो चुके हैं। अपने भारत में लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन भारत का डीएनए, भारत की परंपरा ऐसी है कि भारत के अंदर कभी भी लोगों की नौकरी भी चली जाए तो लोग भूखे मरने की स्थिति नहीं आती। और बड़ी दुखदाई खबर एक और है कि भारत के नौसेना में 21 हमारे नेवी के जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। एक घटना और हुई है, अमेरिका ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो भारत ने अमेरिका को दी है, और भारत आज देखिए दवा उद्योग में स्वावलंबी है, तो उसके पीछे भारत का स्वदेशी का दर्शन है। तो उस हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को भारत ने अमेरिका को दी है। अमेरिका को देने के बाद अमेरिका ने खुश होकर भारत को तारपीडो दिए हैं, मिसाइल दी हैं। ऐसी मिसाइल और ऐसे तारपीडो दिए हैं जो यूएसए के केवल 8-10 देशों के बाद नाटो कंट्रीज़ के पास, उसके सहयोगी देशों के पास थे, जो आज तक उसने किसी दूसरे देश को नहीं दिए, वो भारत को दिए हैं। कि चाइना यदि दादागिरी दिखाए तो एशिया के में अगर भारत के पास अच्छे तारपीडो, अच्छी मिसाइल होंगी तो वो चाइना को सबक सिखाने का काम करेगा, वो उनको दिए हैं। इसके साथ साथ चाइना के जब ये तारपीडो और मिसाइल भारत को दी है अमेरिका ने, तो पाकिस्तान अभी गिड़गिड़ाया है। पाकिस्तान ने कहा है कि इससे हमें खतरा पैदा हो जाएगा, अमेरिका को, भारत को ये मिसाइल और ये तारपीडो नहीं देनी चाहिए। भारत ने और डिप्लोमेसी अब खेली है। डिप्लोमेसी क्या खेली है कि अभी आईएमएफ ने पाकिस्तान को लगभग 200-300 करोड़ रुपए का एक फंड दिया है कि इस फंड से आप कोरोना से लड़ने के लिए काम करो, पहली किस्त दी है। तो आईएमएफ में जो भारत के मेंबर हैं उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान को ये फंड देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर फंड का यूटिलाइजेशन आतंकवादी करते हैं और पाकिस्तान अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव करता है। देखिए अभी तक क्या होता था, भारत डिफेंसिव मोड में रहता था। अभी मोदी जी के राज में हो क्या रहा है, भारत अग्रेसिव मोड में है। पहले इंटरनेशनल मंचों के ऊपर पाकिस्तान मुद्दा उठाता था कश्मीर का, अब क्या होता है, अब भारत मुद्दा उठाता है बलूचिस्तान का, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का, ताकि पाकिस्तान हमसे जवाब नहीं मांगे बल्कि पाकिस्तान को जवाब देना पड़े। तो आईएमएफ में जो भारत के मेंबर हैं उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान को किसी भी प्रकार की सहायता नहीं देनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान को सहायता देने का मतलब है ये सहायता आतंकवादियों के पास जाएगी। और पाकिस्तान के यहाँ अल्पसंख्यकों के साथ, हिंदुओं के साथ, सिखों के साथ बहुत भेदभाव किया जाता है, ईसाइयों के साथ बहुत भेदभाव किया जाता है। इसलिए पाकिस्तान को कोई भी फंड देना नहीं चाहिए। इससे पहले कभी भी इंटरनेशनल फोरम के ऊपर भारत तो इतना सदाचारी और इतना शरीफ बनकर रहता था कि वो कभी आवाज़ नहीं उठाता था। और मैं कहता हूँ इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हमें महाराणा प्रताप का पराक्रम तो दिखाना है, लेकिन छत्रपति शिवाजी की कूटनीति भी रखनी है। हमें राम जी की मर्यादा तो रखनी है, लेकिन श्री कृष्ण की तरह सुदर्शन चक्र भी चलाना है। आवश्यकता पड़े तो शीशपाल का वध भी करना है, आवश्यकता पड़े तो दुर्योधन की जांघों के ऊपर भी प्रहार करना है, आवश्यकता पड़े
तो शिखंडी को सामने रखकर भीष्म पितामह यदि अधर्म का साथ दे तो उसको भी नीचे गिराने का काम करना है। आवश्यकता पड़े तो सामने वाला व्यक्ति यदि धर्म का युद्ध नहीं लड़ता, अधर्म के मार्ग पर चलता है, तो हमें अर्जुन से कहकर जब कर्ण के रथ का पहिया धसा हुआ हो तो उसका शीश काटना है। क्योंकि जब अधर्मी व्यक्ति के साथ हम युद्ध करते हैं तो धर्म के आधार पर युद्ध नहीं किया जा सकता। जब सामने वाला व्यक्ति दानव हो तो उसके साथ मानवता का व्यवहार नहीं होता। ये योगेश्वर श्री कृष्ण सिखाते हैं हमें, ये चाणक्य सिखाते हैं और यही बात छत्रपति शिवाजी महाराज सिखाते हैं। तो इसी नीति के ऊपर अब भारत काम कर रहा है। अब भारत पाकिस्तान को इंटरनेशनल फोरम में, इंटरनेशनल मंचों के ऊपर घेरने का काम कर रहा है। तो IMF के अंदर भारत ने आवाज़ उठाई है कि पाकिस्तान को पैसे मत दो, पाकिस्तान अल्पसंख्यकों के ऊपर भेदभाव करता है, अत्याचार करता है। तो अभी मुझे कुछ और बात आपसे करनी थी। भारत ने कोरोना से जांच के लिए अपनी स्वदेशी किट तैयार करने की योजना के ऊपर काम कर रहा है। अभी लगभग फाइनल स्टेज में है, ICMR की मंजूरी बाकी है। 10 मिनट में टेस्ट हो जाएगा और एक किट 1000 रुपये में तैयार हो जाएगी। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी ने एक और रिपोर्ट जारी की है कि चमगादड़ की एक प्रजाति में कम से कम 5 किस्म के कोरोना वायरस पाए जाते हैं। अब ये रिपोर्ट क्यों जारी की जा रही है? ये रिपोर्ट इसलिए जारी की जा रही है ताकि चाइना को सेफगार्ड किया जा सके, ताकि चाइना के बारे में ये कहा जा सके कि ऐसे वायरस तो चमगादड़ में मिलते हैं, कुत्ते में मिलते हैं, बिल्ली में मिलते हैं, खरगोश में मिलते हैं, तो ये आदमी के अंदर आ जाते हैं। तो ये प्रोपोगेंडा फैलेगा, ये तर्क वितर्क फैलेंगे। अपने भारत के अंदर भी कुछ चैनल ऐसे हैं, कुछ पत्रकार ऐसे हैं, मैं उनको पत्तलकार कहता हूं, जो पत्तलों के अंदर झूठे खाने को चाटने वाले कुत्ते होते हैं। उनकी भी इज्जत इन पत्रकारों से ज़्यादा है जो विदेशी एजेंडों के ऊपर काम करते हैं। चाइना ने अपने यहाँ पत्रकारों को अपने पेरोल के ऊपर रखा है, उनको थर्ड पार्टी स्पोक्स पर्सन बनाकर चाइना की यूनिवर्सिटी में घुमाने फिराने के लिए उनको पैसा दिया जाता है, उनको फंड दिया जाता है, उनको वीज़ा दिया जाता है, उनको डिग्री दी जाती है, उनको बच्चों को विदेश की यूनिवर्सिटियों में एडमिशन करवाया जाता है और फिर उनको अपनी कठपुतली की तरह यहाँ पर नचाकर भारत को तोड़ने का काम किया जाता है। तो ऐसी रिसर्च की रिपोर्ट भी आ रही है, आगे आने वाले समय में और आएंगी। तो ये सारे काम भी होने वाले हैं।